जी, नमस्कार प्यारे साथियों, किया अभी सारा बढ़िया होगा। और नए जोश और जुनून के साथ थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी हमने। और एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, विज्ञान का ह्यूमन डिजीज। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आया होगा, सारी चीजें आपको क्लास में याद करवाई है कॉन्सेप्ट के साथ। एकदम एनसीईआरटी आधारित, प्योर एनसीईआरटी आधारित कंटेंट। जब मैंने पहली क्लास ली थी तब मैंने आपको एक एक ऑथेंटिक सोर्स बताए हैं। इस बुक का ये चैप्टर, इस बुक का ये चैप्टर है, इस बुक का ये चैप्टर, और वहां से पूरा का पूरा कंटेंट उठाया गया है। वो बुक आप आगे रखकर देख सकते हो। ठीक है। वो क्लासें जैसे ही कंप्लीट हुई उसके बाद में मैंने कहा था कि जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में एक एमसीक्यू तो क्लास है वो लेके आएंगे, जिससे एक बार बच्चों को पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर टेस्ट भी साथ साथ डाल दो, जो आप क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन करवाते हो वो टेस्ट डाल दो। तो मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट भी अपलोड कर लिया है और आपने दिया भी होगा। ध्यान रखना, आपने टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन थे। तो अपना जो टेस्ट का लेवल है ना, बहुत फाड़ू रहने वाला है, ध्यान रखना। और टेस्ट एकदम एनसीईआरटी आधारित होगा, न तो कोई एआई फेआई से नहीं बनाए हुए क्वेश्चन। विथ प्रूफ आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये कौन सी बनाया हुआ है, आप निकाल के देख सकते हो। एक एक बुक से खुद मेरा एनालिसिस करके बनाया हुआ है। इस 50 क्वेश्चनों के अंदर बहुत सीखने को मिलेगा, आप ये मान। मोटा मोटी इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है ये क्लास। ये क्लास देखने के बाद में आपका जो मेन डिजीज मानव रोग का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है। तो इसका एक एक क्वेश्चन करके बढ़िया तरीके से एनालिसिस करेंगे और आपको मजा आने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ऐसा मानो कि जो आपने पहले जो पढ़ के आए हो ना, आपके दिमाग में एक बार दोबारा वो चीजें दिमाग के अंदर घूमेंगी कि अच्छा अच्छा ये चीजें हैं ऐसी सी। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनाए गए, ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक के अंदर हमने पकड़ के रख लिया कि हर एक टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन दिए, नहीं। जिस टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक जब तक कवर नहीं होगा उतने क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है। टेस्ट के अंदर अपने 60 60 70 70 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु टॉपिक को कवर किया जाएगा। मेन डिजीज इसके अंदर 50 क्वेश्चन बनाए, बहुत बेहतरीन लेवल के हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने आपने टेस्ट दिया और 60/60 नंबर ना। 60 में 60 नंबर कौन लेने दियो। ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी आप ये मान के चलो, पढ़ने के बाद में भी आप ये कोशिश करोगे कि माइनर में मिस्टेक हो जाती है हर विद्यार्थी से। 60 में से 60 नंबर आपके नहीं आ सकते अगर मैं 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो। यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। और 50 क्वेश्चनों में से आप ये मान के चल सकते हो कि आप 50 में से 50 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही इसी टाइप के दिए हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि एआई से बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, होते तो कथन निष्कर्ष में पैटर्न के हिसाब से, उसी पैटर्न से हिसाब से क्वेश्चन है। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, 100% क्वेश्चन में से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो 25%। है ना। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर रखे गए हैं, ध्यान रखना। अब होता क्या है कि टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन से होते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन से प्रश्न को सही कर लोगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो ऑप्शन काट के भी आप सही कर सकते हो, परंतु हर एक क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आगामी पैटर्न क्या है और इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं पिछली थर्ड ग्रेड के। एक एक क्वेश्चन मेरा खुद एनसीईआरटी बुक से एनालिसिस करके बनाया हुआ है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ना, इन्हीं बुकों से बनाया है। जब मैंने कंटेंट पढ़ाया था तो विथ मैंने बुक दिखाई थी आप, ये लीजिए, ये चैप्टर का मैंने एक भी पॉइंट नहीं, चैप्टर का। कक्षा 8 की बुक करते हैं, यूनिट नंबर 2 है सूक्ष्म जीव लाभ व हानि, वहां से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही वहां से बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। क्षय रोग वायुजनित हैजा के बारे में दे रखा है और वहां एड्स के बारे में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ है एंटीबायोटिक है, ये भी वहां से ही बनाया गया, कक्षा 8 की बुक है। दूसरा चैप्टर आप उठा के देख सकते हो। एक्जिटीज वहां से बनाया गया है, ये एंटीबायोटिक के संबंधित वहां दे रखा है। और ये जो जैव रासायनिक मारक के संबंधित है ना, ये एंटीबायोटिक के संबंधित कक्षा 9th की बुक थी, जो एनसीईआरटी की अब चल रही है, उसके अंदर हाल ही में जो चैप्टर हटा दिया गया है, हम बीमार क्यों होते हैं, वहां से ये लाइन उठाई गई है। ठीक है ना। और एंटीबायोटिक के संबंधित कक्षा 8 की बुक के अंदर भी दे रखा है, आप देखना। उसके बाद में बात करते हैं ये क्वेश्चन, ये कक्षा 8 की बुक से बनाए गए, चारों की चारों खोज वहां दे रखी है। मैंने सोचा चलो एक क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं। मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये जो आप देखोगे कि ये जो मादा एनाफिलीज मादा एडिज मच्छर हैं, ये जो यहाँ से रोग वाहक से प्रश्न आता है हर एक प्रश्न,
मतलब छोटी छोटी माइनर मिस्टेक, ये क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड के अंदर एग्जाम के अंदर आया था अभी लेटेस्ट के अंदर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन है, ये भी कक्षा 8 की बुक के अंदर बनाया गया है, ध्यान रखना। गाय में खुरप का मुंह पका रोग, नींबू का क्रैंकर रोग, गेहूं का रेस्ट रोग, आप एक बार उठा के कक्षा 8 की एनसीईआरटी की 2 नंबर चैप्टर है उसके अंदर, मतलब तो आपको यहाँ सोर्स दिए गए ना, ऐसे हर एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसमें से जब तक मैंने क्वेश्चन बनाने बंद नहीं किए, जब तक ये टॉपिक कवर नहीं होता, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए। कक्षा जो 9th की बुक है, यूनिट नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं, इस बार जो आप एनसीईआरटी की नई बुक लेके आओगे ना, उसके अंदर वो चैप्टर नहीं मिलेगा। यहाँ से भी सक्रिय टीका निष्क्रिय टीका वाला क्वेश्चन है, यहाँ से बनाया गया है, मतलब इससे भी पूरे टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। उसके बाद में क्लास बात करते हैं 12वीं कक्षा के अंदर, यूनिट नंबर 8 है, आप देखोगे वहां से भी मैंने बनाए, जितने क्वेश्चन बढ़ने चाहिए थे, यहाँ से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। आरबीएससी की बात करते हैं, कक्षा 8 की बुक है, जो कक्षा 8 की बुक है, 8वीं यूनिट है, मानव स्वास्थ्य व रोग, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। क्लास जो 9वीं क्लास की बुक है, वो 14वीं यूनिट है इसकी, ठीक है ना। ये आरबीएससी की, ओल्ड आरबीएससी की बुक का बात करता हूँ, जिसमें है कि मानव रोग व योग, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। और उसके बाद में कक्षा 10 का यूनिट फेस्ट है, मानव स्वास्थ्य के संबंधित है, वहां भी रोग के एक दो फैक्ट दिए हुए हैं, वो मैंने ऐड कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद में क्लास 12वीं क्लास की बुक यूनिट नंबर 40, ये आरबीएससी की बुक है, इसके अंदर भी ह्यूमन डिजीज रखे, सारे पॉइंटों से मैंने क्वेश्चन बनाए, और इन सभी से ही मेरे नोट्स तैयार किए गए हैं। एक बार आप डेमो क्लास दे रखिए, वो आप जाकर जरूर देखें। आपको जिस तरीके से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देता है और छोटी छोटी माइनर आप गलतियां करते हो, वो भी गलतियां इसी टेस्ट के अंदर आप करोगे जल्दबाजी के कारण। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षय रोग वायु द्वारा संचरित हो सकता है, एजा दूषित पानी से संचरित हो सकता है, एड्स है वो केवल लैंगिक संपर्क से संचरित हो सकता है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, और इसमें सबसे पहले आप क्षय रोग होता क्या है। सबसे पहले रोग क्या होता है सर? रोग तो होता है सर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, डिजीज, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसी को रोग बोलते हैं, ठीक है। डिस्क का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे डिस्क का अर्थ होता है अभाव, इसका अभाव रे। इज का अर्थ होता है शांति, ठीक है ना। शरीर में अगर शांति नहीं है, आपकी शांति का अगर अभाव है, तो आप रोग से ग्रसित हो, ठीक है ना। शरीर में कालजम शांति को निथर है, इसका मतलब आपका रोग है। आपके शारीरिक न होकर मानसिक हो सकता है, मानसिक न होकर शारीरिक हो सकता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं क्षय रोग की। क्षय रोग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टीबी, ट्यूबर बेसिलस, ठीक है। यक्ष्मा भी कहा जाता है, ठीक है। तपेदिक भी कहा जाता है, ये इसके नाम है। हालांकि टीबी रोग पहले बहुत खतरनाक हुआ करता था अभी, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं था। दीर्घकालीन रोग है ये, लंबे समय तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, 6 से 12 महीना तक चलता है, और भी लंबा चल सकता है। सामान्यतः इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। सामान्यतः इसके लक्षण होते हैं, बार बार क्या आता है, तेज खांसियां आती है, इसके साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत हल्का बुखार भी रहता है। अब बात करते हैं क्षय का अर्थ क्या होता है। धीरे धीरे क्या होना, नष्ट होना। धीरे धीरे फेफड़े क्या होते हैं, नष्ट होते हैं, ध्यान रखना। क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना, इसीलिए इसका नाम क्षय रोग पड़ा, ठीक है। टिब्बी, यक्ष्मा, यक्ष्मा नाम पड़ा है राज यक्ष्मा, ठीक है ना। राज यक्ष्मा भी कहते हैं इसको। इसको पहले जो वेदों के अंदर क्या कहा जाता था कि रोगों का राजा कहा जाता था इसको, इसका नाम क्या पड़ गया, राज यक्ष्मा पड़ गया। तपेदिक, तपेदिक शब्द नाम भी ये टिब्बी को ही कहते हैं। इसका तपेदिक नाम इसलिए पड़ा, तप मतलब होता है ताप, दिक मतलब होता है, ध्यान रखना, हल्की हल्की, ठीक है ना। सफेद दिक का मतलब होता है हल्का हल्का क्या रहना, बुखार रहना। इसके अंदर हल्का हल्का बुखार रहता है, पर इसका मुख्य लक्षण होता है खांसी आना, ठीक है। तो ये क्षय रोग, टिब्बी, यक्ष्मा और तपेदिक, ये रोग हैं। ये रोग किसके माध्यम से फैलते हैं? आपको पता है सर, ये तो किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है और उसके कुछ जो सूक्ष्म कण हैं वो बाहर गए, उसके साथ वायरस गया, और दूसरा व्यक्ति पास में बैठा है, उन्होंने सांस लिया, सांस के माध्यम से जो जो भी जीवाणु हैं वो किसके, उसके अंदर चले गए, रोगाणु, ठीक है, के अंदर चले गए, तो वो भी टीबी रोग से क्या हो गया, ग्रसित हो गया। मतलब ये वायु के माध्यम से फैलता है। हेजा दूषित पानी से फैलने वाला रोग है। हेजा रोग होता है वो भी किससे फैलता है? दूषित जल से फैलता है। मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे रोग कि संचरण का माध्यम क्या है।
मैं आपको पता है कि मैंने जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके बाद में एक जैसे फैक्ट है वो मैंने एक साथ लिखने की पूरी कोशिश की है। आप अपने नोट्सों के लास्ट में देख सकते हो। माध्यम है वो एक स्थान पर लिख दिया मैंने, ठीक है ना। जीवाणु विषाणु कवक है वो मैंने एक स्थान पर लिख दिए। ट्रिक एक स्थान पे हो ही गई, ठीक है ना। सारे टिक्के थे वो एक स्थान पर लिख दिए। सारी जितनी भी जांच थी वो एक स्थान पर लिख दी, ठीक है ना। कौन सा अंग प्रभावित होता है वो सारे एक स्थान पर लिख दिए। मतलब एक स्थान पर सारी चीजें लिख दी, जिससे याद करने में क्या नहीं होगी, समस्या नहीं आएगी, भी एक साथ याद हो जाएंगे। एड्स केवल लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग है, ध्यान रखना। अब ये केवल, जिस भी पर्सन में ये केवल नाम कहीं भी आ जाए ना, इसका मतलब है वो 90% उसका आंसर क्या होता है, गलत होता है, ध्यान रखना। आरएसएसएम भी बोर्ड का ये ट्रेंड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये ट्रेंड है कि वो हर एक क्वेश्चन, मतलब पूरे पेपर के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर देता है, ध्यान रखना, जिसमें 90 से 95% वो क्या होता है, ऑप्शन गलत होता है। तो ध्यान रखना, एड्स केवल लैंगिक संक्रमण से, सेक्सुअल डिजीज, ठीक ना, सेक्सुअल एक्टिविटी, एसटीडी जनित से फैलने वाला रोग तो है, परंतु केवल नहीं है। एड्स के और भी तरीके से फैल सकता है, रक्त दान करने से फैल सकता है, ठीक है। और माँ के स्तनपान करता है तो संतान के अंदर वो हो सकता है। माँ के अपरा द्वारा, अपरा प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे जो भ्रूण को क्या मिलता है, भोजन मिलता है, अपरा द्वारा भी शिशु के अंदर फैल सकता है। माँ के अगर एडस है और बच्चा स्तनपान कर रहा है माँ के, तो बच्चे के अंदर एडस फैल सकता है। संक्रमित सुई को काम में लेते हैं तो एडस फैल सकता है, ध्यान रखना। कि आपने पहले एक पुराने टाइम में क्या होते थे, इंजेक्शन होते थे, वही इल्ले ठोक दियो, अरे बी नहीं दोगे, इल्ले ठोक दियो, है ना। अगर उसके क्या है, अगर एडस है तो उससे अगर वो इंजेक्शन काम में लेकर दूसरे का लगा दिया तो हो जाएगा। पहले पुराने टाइम में क्यों तो रहे, मेरे याद है हमारी जो कटिंग करता नहीं, कटिंग क्या करता, पहले दुकान में कौन करता, नाई है, वो घर आगे काट के जान तो जट, ठीक है, घर आगे काट के कहीं जान तो अभी काम में ही है। अगर 10-15 हो गया नहीं तो 10-15 कहता यार वो नाई को नहीं है और कई दिन हो गया, अटिकना जट बदरी है, कटवा दिया, ठीक है, तो वो सागे ही काट तो। वो भाई साहब क्या करता था, जिसको जिलेट होता है, रेजर होता है ना, उसके जो ब्लेड होती है ना, ब्लेड, वो एक ही ब्लेड सारा इंजट काट जान तो, ठीक है, बताओ, रोटी कटानी होती सारा ही काट जान तो, उससे भी हो सकता है। पर अब तो धीरे धीरे वो अवेयरनेस समझ नहीं थी उस समय इतनी, ठीक है ना। अगर बाय चांस किसी की एड्स है और किसी की ब्लेड लग गई, खून आ गया और उस ब्लेड के ऊपर वो खून लग गया, इसका मतलब है एचआईवी वायरस उसके अंदर है, और वो जैसे ही दूसरे किसी व्यक्ति है उसके वो ब्लेड से कर रहा है, उसके लग गई, तो वो ध्यान रखना, एचआईवी वायरस है वो दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। इसका मतलब संक्रमित सुई से, संक्रमित ब्लेड को काम मिलने से, रक्त दान करने के माध्यम से भी ये फैल सकता है एड्स रोग, ठीक है। इसीलिए जब रक्तदान करवाए जाते हैं ना, तो जांच की जाती है, उधर से फैलने वाले रोग होते हैं उनकी जांच होती है, ध्यान रखना। तो एड्स केवल लैंगिक संपर्क से नहीं फैलता, हालांकि फैलता तो है लैंगिक संक्रमण, पर केवल और केवल लैंगिक संक्रमण से नहीं फैलता, और भी बहुत सारे इसके माध्यम होते हैं। तो इसके राइट आंसर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2 होंगे। अब जल्दबाजी में किसी ने पढ़ा है तो इसका 3 करके आए हैं, 1 2 3 करके आए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं मैंने, ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं बच्चा जरूर गलती करेगा। तो ऐसा मानो कि जो 50 क्वेश्चन है ना, तो 50/50 क्वेश्चन नहीं करेगा भाई साहब, कहीं ना कहीं तो माइनर मिस्टेक जरूरी होगी। और जिस विद्यार्थी ने 50 में से 50 कर दिए ना, एक बार में पेपर में देख कर दिए, ठीक है ना, तो भाई साहब वो तो ओवर टैलेंट है, ठीक है। अगर इसमें आप ऐसा मानो कि 45 क्वेश्चन करते हो तो बहुत बढ़िया है, आपका बढ़िया स्कोर, 45+ क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलो, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया है संचरण का जो माध्यम है, माध्यम मैंने एक साथ ही लिखा दिया कि संचरण का माध्यम क्या है। संक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु के माध्यम से फैल सकते हैं, जल के माध्यम से फैल सकते हैं, मच्छर के माध्यम से फैल सकते हैं, मक्खी के माध्यम से फैल सकते हैं, रक्त के माध्यम से फैल सकते हैं, लैंगिक संक्रमण के माध्यम से फैल सकते हैं। इस माध्यमों को मैंने नोट्स के अंदर आप देखोगे तो एक साथ लिखाया हुआ सारा का सारा। सबसे पहले मुख्यतः जल के माध्यम से, दूषित जल व भोजन के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, वो मैंने एक स्थान पर लिख रखा है। उसके बाद में लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग हैं, संपर्क से फैलने वाले रोग हैं, उनको मैंने एक स्थान पर लिख रखा है। उसके बाद में आप लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि मुख्यतः आता है मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से जो रोग हैं तो एक स्थान पर, और मक्खी से फैलने वाले रोग हैं, मक्खी से, और रक्त के माध्यम से फैलने वाले, रक्त के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, और वायु के माध्यम से हैं।
मुख्यतः आप इतने ध्यान में रख लोगे ना, तो अन्य जो रोग होंगे ना वो लगभग वायु और स्पर्श के माध्यम से फैलने वाले रोग होंगे, ध्यान रखना। मोटा मोटी दूषित जल वाला पूछा जाता है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है भाई साहब। इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई है? पीली पोशाक टोप है, पीली पोशाक, पीली पोशाक टोप है, ध्यान रखना। पी का मतलब क्या होता है? पीलिया होता है, पी का मतलब पीलिया होता है, ठीक है। पोशाक मतलब पो का मतलब होता है पोलियो, पोलियो होता है। टा का मतलब होता है टाइफाइड, पै का मतलब होता है पेचिस, ए का मतलब होता है हेजा। पीली पोशाक में टोप है, मे का मतलब होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस रोग। ये दूषित जल से होने वाले रोग हैं, ध्यान रखना। पीलिया की बात करते हैं जिसमें हिपेटाइटिस होता है। पीलिया को क्या बोलते हैं? सामान्य हिपेटाइटिस बोलते हैं इसको, हिपेटाइटिस ई को बोलते हैं। हिपेटाइटिस क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है। सामान्यतः हिपेटाइटिस ए और जो ई होता है ना, ये तो दूषित जल से फैलते हैं। ये तो किससे फैलते हैं? दूषित है जल से फैलने वाले रोग होते हैं, ध्यान रखना। बी सी और डी होते हैं ना, ये तीनों के तीनों ये रक्त के माध्यम से भी फैल सकते हैं और लैंगिक संपर्क द्वारा भी फैल सकते हैं। फिजिकल अगर रिलेशन बनाते हो आप, लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। लैंगिक संक्रमण के माध्यम से फैलने वाले रोग को कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांजेक्शन डिजीज, ठीक है। इसके बाद में जो पोलियो हो गया, टाइफाइड हो गया, पेचिस हो गया, हेजा हो गया, ठीक है ना। पोलियो रोग है वो सामान्यतः दूषित जल के माध्यम से फैलने वाला रोग है, ध्यान रखना। मल मुख मार्ग द्वारा फैलते हैं दूषित जल वाले सारे के सारे रोग, ठीक है ना। फैलेंगे कैसे? एक व्यक्ति के अंदर ऐसा मानो कि पोलियो वायरस है किसी के अंदर, ठीक है। अब पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस आंत के अंदर क्या करता है वैसा? आंत के अंदर अपनी वृद्धि करता है, ठीक है। जैसे ही वो बच्चा होता है वो मल त्याग के आता है, मल त्यागने के बाद में अगर उन्होंने साफ से हाथ नहीं धोए तो ऐसा मान लो एंटीरो वायरस पोलियो वायरस है, मल के माध्यम से बाहर जाएगा, हाथ वगैरह की चिपकर रह गया, हाथ से इसे नहीं धोए, लेकिन उन्होंने किसी जल के अंदर आकर डुबो दिया और वो जल किसी अन्य किसी बच्चे ने पी लिया तो उसके क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मुख मल मार्ग द्वारा ये रोग फैलते हैं सामान्यतः, ठीक है। चलो ठीक है, मोटा मोटा ही आगे। मेनिंजाइटिस रोग होता है, मस्तिष्क संबंधित होता है। ये आप देखोगे तो कक्षा में 7 की बुक पढ़ा रहा था, तो एक पाठ आता है गंगा जो नदी है उसके संबंधित एक चैप्टर आता है जल प्रबंधन के संबंधित, तो वहां पे दे रखा था दूषित जल से फैलने वाले रोग में मेनिंजाइटिस रोग था, वो भी था। तो मेनिंजाइटिस भी दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मतलब टाइफाइड दूषित जल द्वारा फैलता है, पेचिस और हेजा ये भी किसके द्वारा फैलते हैं? दूषित जल से फैलने वाले रोग होते हैं। सामान्यतः दूषित जल द्वारा भी फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, पेचिस और हेजा। ये जो तीन रोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना मित्रों, ये तीन रोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दूषित जल के माध्यम से भी रोग फैल सकते हैं और ये अपने घरेलू मक्खी होती है ना, घरेलू मक्खी, उसके माध्यम से भी ये फैल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग। इसमें है एडस है, लैंगिक संपर्क से फैलता है, ठीक है ना। एचआईवी वायरस। उसके बाद में होता है सिफिलिस, सिफिलिस हुआ, गोनेरिया हुआ, जिसको सुजाक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुजाक रोग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। गोनेरिया के बाद में सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पिस आपने पढ़ा है। हर्पिस जो बी है वो किसके द्वारा फैलता है? लैंगिक संपर्क से फैल सकता है, ध्यान रखना। एडस हुआ, सिफिलिस हुआ, गोनेरिया हुआ, हर्पिस हुआ, ये रोग लैंगिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं। मच्छर के माध्यम से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? मच्छर के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से मैंने आपको बताया हुआ है कि एक तो होता है मादा एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर। एक हमने पढ़ा था मादा एनाफिलीज मच्छर, और एक पढ़ा था क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। ये तीन टाइप के मच्छर हैं, यहाँ से रोग फैलते हैं और इनको आप घर पे पहचान भी सकते हो। मादा एडीज मच्छर होता है ना, मादा एडीज मच्छर होता है, उसको टाइगर मच्छर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये दिन में काटता है, सामान्यतः ये शुद्ध जल के अंदर रहता है, जैसे कूलर वगैरह में, कहीं आपने गमले वगैरह में जल डाल रखा है वहां पे रहता है ये मादा एडीज मच्छर। टाइगर मच्छर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पैरों पे आप देखोगे ना तो आपको व्हाइट व्हाइट लाइनिंग सी दिखाई देंगी, ठीक है।
और मादा एनाफ्लीज मच्छर की आपको पहचान करनी है ना, इसमें मादा एनाफ्लीज मच्छर की आप पहचान करोगे ना, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर की पहचान कैसे करोगे? मादा एनाफ्लीज मच्छर कहीं पर बैठेगा ना, तो अपनी पीठ है ना, पीठ वो ऊपर की ओर करके बैठेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, पीछे से ऐसे ऊंचा होकर बैठेगा, ठीक है ना, बैठने स्टाइल है, इससे आप मादा एनाफ्लीज मच्छर को, ये क्या होता है, रात को काटने वाला मच्छर होता है, ठीक है। और क्यूलेक्स मच्छर होते हैं ना, क्यूलेक्स मच्छर वो क्या होते हैं, सामान्य ये छोटे होते हैं, जो छोटे हमारे मच्छर होते हैं ना, भूरे भूरे रंग के होते हैं, ये गंदे जल के अंदर रहते हैं, ध्यान रखना, ये भी दूषित जल के अंदर रहता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये छोटे छोटे मच्छर होते हैं बहुत सारे, जो नॉर्मली हमारे घरों में रहते हैं, ये क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, ध्यान रखना। मादा एडिज, मादा एनाफ्लीज और क्यूलेक्स मच्छर, ये मच्छर हैं। मादा ही क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, नर जो मच्छर होते हैं ना, नर मच्छर वो पुष्प के जो रस से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो नर नहीं काटता भाई साहब, मादा ही काटती है, ठीक है ना। कौन काटती है? मादा काटती है, इसका मतलब मच्छर नहीं काटता, मच्छर नहीं काटती है, ध्यान रखना, ठीक है। और मादा नहीं खून नो स्वाद आवे, ये कोई बैठ है आदमी बिन बेरो को भी, ठीक है, खून मादा चूस है, नर तो के चूस हो बेचारो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो अंडा होता है, मच्छर का अंडा, और अंडे के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और वो प्रोटीन किससे मिलता है? खून से मिलता है। इसीलिए मजबूरवश ये मादा एडीज अपने उस अंडे के लिए, ठीक है ना, अपने लार्वा को जो बचाने के लिए, ध्यान रखना, क्या करती है? खून चूसती है, ठीक है ना। तो इनसे मादा एडीज मच्छर से कौन से रोग होते हैं? फिक्स ध्यान रखो, इससे डेंगू होता है। मैंने मादा एडीज मच्छर में बताया था भाई साहब, एडी मार के क्या करना है आपको? डांस करना है। और डांस कौन कर रहा है? सर चिक्कू डांस कर रहा है। कौन कर रहा है? चिक्कू डांस कर रहा है। चिक्कू कहाँ पे डांस कर रहा है? गुर्जो चिक्कू डीजे पर नाच रही है। गुर्जो क्या पर नाच रही है? डीजे पर नाच रही है, डीजे पर नाच रही है, डीजे पर नाच रही है। और जो चिक्कू है वो डीजे पर नाच रही है, एडी मार मार के नाच रही है, ठीक है। के मार मार के नाच रहे है? एडी मार मार के क्या कर रही है? डांस कर रही है, ठीक है। तो एडी से एडी याद हो जाएगा, चिक्कू, ची से चिकनगुनिया, चिकन गुनिया, ठीक है ना। चिक्कू से चिकनगुनिया, डी से डेंगू, ठीक है ना। जे से जिक्का वायरस, जिक्का रोग है, जिक्का वायरस है। चिकनगुनिया, डेंगू, जिक्का, और एक होता है पीत जवर, ठीक है ना, पीत जवर, कहते यही आते हैं। चिकनगुनिया हुआ, डेंगू हुआ और जिक्का हुआ, ये मादा एडीज मच्छर से फैलते हैं, ध्यान रखना। मादा एनाफ्लीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, मलेरिया, मलेरिया रोग फैलता है, ध्यान रखना। क्यूलेक्स मच्छर होता है ना, क्यूलेक्स मच्छर, इससे ये मच्छर होता है, सामान्यतः ये मच्छर होता है ना, ये गंदे जल के अंदर रहता है, ध्यान रखना। क्यूलेक्स मच्छर होता है ना, इससे दो रोग होते हैं, एक तो होता है फाइलेरिया, एक तो फाइलेरिया रोग होता है, और जो दूसरा रोग होता है वो होता है जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी एनसेफेलाइटिस है, जेई शॉर्ट में इसको कहते हैं, जेई। वायरस का नाम यही है, जापानी एनसेफेलाइटिस वायरस या जेई वायरस, ठीक है। ये जो मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं, मस्तिष्क में बुखार आती है इससे, ठीक है। और फाइलेरिया के अंदर क्या होता है आपको पता है कि एक पैर है ना, एक पैर होता है, उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है, पैर प्रभावित होता है, अर्धपाद प्रभावित होता है, ध्यान रखना। एक पैर प्रभावित होता है, पैर के साथ साथ जननांग भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि पैर प्रभावित होता है उससे जननांग भी प्रभावित हो सकते हैं। फाइलेरिया रोग, हाथी पांव रोग बोलते हैं इसको। ये भी किस मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर। याद नहीं करवाया था रे आपको? फायरिंग, फायरिंग की किसी ने, किस पे फायरिंग की रे? सर फायरिंग की किस पे की? क्यों मतलब क्यून, मैंने आपको क्यूलेक्स से याद कराया। क्यों मतलब क्यून, क्यून मतलब रानी, याद रखियो, ठीक है ना। लेक्स, लेक्स मतलब लक्स साबुन से नहा रही थी कोई रानी, और भाई साहब थाने बेरो लेक्स साबुन नहाती कोई रानी, एड देखी होगी थारी, लक्स साबुन को रानी लान ला रही, यार कोई मलडू भगाओ। पर क्या कर दी रे? फायरिंग कर दी, फाइल एरिया फायरिंग कर दी, नैनो से फायरिंग कर दी भाई साहब। और आपको मैंने कहा था फायरिंग करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना, ब्रेक को फटाई क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत कोई चाल तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके जो फाइलेरिया रोग है का मैंने आपको बताया था, चेरिया, के फटाई, अगर कुछ भी ताल तो थोड़ा बहुत है, वो भी क्यों गया, ब्रेकअप हो जाए, और फटाई मतलब चौकी जच के पिटाई होगी भाई साहब, ये नैनो वार करना तो अच्छी बात को नहीं मैं, ठीक है। तो फाइलेरिया रोग इससे याद गए, उचेरिया रोंके फटाई, ये इसके किसका नाम है? इसके कर्मी का नाम है, ध्यान रखना। क्यूलेक्स मच्छर से ये क्या होता है? फैलता है। क्यूलेक्स ये मच्छर होते हैं, ये मच्छर होते हैं,
ये क्या होते हैं? रोगवाहक होते हैं। रोगवाहक मतलब वेक्टर होते हैं। एक आपको पता है रोगजनक, रोगजनक जिसको पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन बोला जाता है जिसको, पैथोजन। इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं, रोगजनक, जिसके कारण रोग होता है। जैसे जीवाणु है, विषाणु है, जैसे प्लाज्मोडियम है, वो प्रोटोजो है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? रोगजनक है। इसीलिए पैथोजन नाम से ही रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। अभी वो नाम पड़ा है पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये मच्छर से हो गई। मक्खी की बात करते हैं, तो मक्खी की बात करते हैं, तो मक्खी की बात कर लेते हैं भी आगे वाले पेज पे। मक्खी से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं सर? एक नंबर बात है सीसी मक्खी। दो तीन मक्खी पद दी है आप, सीसी मक्खी, सेंट सी, इसको सेंट सी मक्खी बोलते हैं, ध्यान रखना। सेंट सी मक्खी, टी साइलेंट रहता है इसमें। सेंट सी मक्खी, इससे निंद्रा रोग होता है। कौन सा होता है? निंद्रा रोग होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है निंद्रा रोग। ठीक है, उसके बाद में दूसरी अगर बात करते हैं, जैसे बालू मक्खी, बालू मक्खी, सैंडी फ्लाई बोलते हैं जिसको, कालाजार रोग होता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है ना, ये बालू रेत के अंदर रहती है, ये काट लेती है, जिससे क्या हो सकता है? कालाजार रोग हो सकता है। ये मक्खी एक। तीसरी है घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी से भी रोग हो सकते हैं, ध्यान रखना। सामान्यतः वो जल वाले पड़े थे ना लास्ट में, जैसे टाइफाइड हो सकता है, हेजा हो सकता है, पेचिस हो सकता है। ये मक्खी आ गई। मतलब सारे वायक मैंने एक साथ ये लिखे हुए हैं अपने नोट्सों के अंदर, लास्ट में एक साथ याद हो जाएंगे यहाँ से आपके। ठीक है, तो रक्त के माध्यम से सामान्यतः ध्यान रखना, एड्स हुआ, सिफिलिस हुआ, गानेरिया हुआ, ये रोग एड्स के माध्यम से फैलते हैं और रक्त के माध्यम से फैलते हैं। बी, सी और डी हेपेटाइटिस, ये भी किसके माध्यम से फैलता है? रक्त के माध्यम से फैलता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये रक्त के माध्यम से फैलता है। और रक्त के माध्यम से मलेरिया भी रक्त के माध्यम से फैल सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, मोटे मोटे आपके याद हो गए होंगे। एक बार कई बार आता है एडीज, मैंने याद करवा दिया आपको। कहता है डेंगू और मलेरिया में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो डेंगू नाम छोटा है तो एडीज नाम छोटा है, एनाफ्लीज नाम बड़ा है, मलेरिया नाम बड़ा है, तो इससे भी आप संबंध याद रखो बस। चलो भी मोटा मोटा अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। मतलब संचरण के माध्यम से जितना भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपका क्लियर हो गया। एक एक पार्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। एंटीबायोटिक ये सामान्यतः बैक्टीरियो के लिए महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मारक को बंद कर देती हैं। ये वायरस संक्रमण पर भी कारगर होती है, ध्यान रखना। ये वायरस पर काम नहीं करती, एंटीबायोटिक होती हैं, वो केवल और केवल बैक्टीरिया पर काम करने वाली होती हैं। इसलिए इसका कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है, प्रश्न को सही बांचना है, ध्यान रखना। यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है ऐसा भी दिया हुआ मिल सकता है। तब बच्चे क्या करते हैं? जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये एंटीबायोटिक होती क्या है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक था, वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में खोज की थी, ध्यान रखना, एंटीबायोटिक की। और खोज किससे की थी उन्होंने? क्या वो एक जीवाणु पर क्या कर रहा था? रिसर्च कर रहा था। जीवाणु था, उस पर रिसर्च कर रहा था, और उन्होंने देखा कि फुफुंद लग रहा है। उस जीवाणु के क्या लग गया? उसके चारों ओर फुफुंद लग गया। मतलब फुफुंद मतलब कवक ही तो होता है, फंजाई कवक, फुफुंद लग गया। उन्होंने देखा कि वो फफूंद लगने के कारण है ना, वो जीवाणु क्या नहीं कर पाया, जीवाणु के अंदर वृद्धि रुक गई। सोचा यार ऐसा कैसा है, यार फफूंद लगा है, फफूंद तो खराब होता है, बुम फणाणो बोला नेपा, वो कवक ही होता है, फंगस होता है वो। ठीक है ना, फंजाई बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, कवक बोलते हैं। जैसे इसके फफूंद लगा, कवक लगा, तो सोचा यार ऐसा कैसे, ये तो जीवाणु की वृद्धि रुक गई, इसका मतलब है जीवाणु को रोकने के लिए ना ये फफूंद महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये सोचकर उन्होंने सबसे पहले जो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोनेट कवक, ये कवक का नाम है पेनिसिलियम नोनेट कवक से
एक एंटीबायोटिक बनाई, इस कवक को काम में लेकर एंटीबायोटिक बनाई जिसका नाम था पेनिसिलिन। ये सबसे पहले बनाई गई क्या थी? एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी। ये सामान्यतः जीवाणु पर काम करती है। किस पे काम करती है? जीवाणु पर काम करती है। जीवाणु पर किस तरीके से अटैक करती है ये जीवाणु पर इस तरीके से अटैक करती है। जीवाणु का जो बाहर होती है वो कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति को धीरे धीरे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। ये एंटीबायोटिक क्या कर देती है? धीरे धीरे कोशिका भित्ति को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अब बात करते हैं सर, ये जीवाणु पर काम करती है, क्या ये वायरस पे काम कर सकती है? इसका मतलब ये हुआ सर कि सामान्यतः हम बोलते हैं ना एंटीबायोटिक, वो जीवाणु से संबंधित होती है, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक मतलब एंटीबायोटिक तभी लेनी चाहिए जब जीवाणु जनित हमारे कोई ना कोई रोग हो। अगर वायरस जनित रोग है, खांसी जुकाम है और एंटीबायोटिक ले रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वायरस जनित रोग पर वायरस पर काम नहीं करती है। किस पे काम नहीं करती है? वायरस पर काम नहीं करती। सर वायरस पर काम नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि वायरस क्या होता है? अकोशिकीय होता है। इसके अंदर कोई कोशिका नहीं होती, ध्यान रखना। और ये सामान्यतः जब वातावरण में होता है तब निर्जीव अवस्था में होता है, मतलब इस सोम का इसका कोई सिस्टम नहीं होता वायरस का। जीवाणु की अपनी खुद की जैव रासायनिक क्या होती है? प्रणाली होती है। अपने खुद की जो दैनिक दिनचर्या होती है, ध्यान रखना, जिसके कारण हम उसका अध्ययन कर कर ये पहचान सकते हैं ये इसकी कमी है और ये इसका क्या है? मजबूत पक्ष है। उस पर हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। परंतु वायरस का क्या अध्ययन करें रे? सोम की जैव रासायनिक की कोई प्रणाली है नहीं। ये जिस जीव के अंदर जाता है और जीव के अंदर उसकी मशीनरी, जीव के अंदर है ना, वो विभिन्न पार्ट को काम में लेकर या कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों को काम में लेकर अपना भोजन बनाता है, अपना काम चलाता है। ठीक है, इसलिए इसकी न तो कोशिका भित्ति होती, तो एंटीबायोटिक केवल और केवल जीवाणु पर काम करती है, ध्यान रखना। पहली पेनिसिलिन जो कवक है उससे बनाई गई थी, वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक थी, ध्यान रखना। और ये पेनिसिलिन का टीका भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये इंजेक्शन लगता है, बहुत सारे रोगों में लगता है। जीवाणु जनित रोग होते हैं ना, प्रबल रोग होते हैं, जैसे सिफिलिस हुआ, गानोरिया हुआ, उसमें ये लगता है कि नॉर्मल अगर एंटीबायोटिक से अगर ताबा नहीं आ रही है नहीं, तो ये सिफिलिस का पेनिसिलियम का इंजेक्शन लगता है। पेनिसिलियम का इंजेक्शन डॉक्टर ऐसा नहीं लगाते, पहले टेस्ट करते हैं, इतना सी दूर में थोड़ा सा लगा के देखते हैं कहीं इसके रिएक्शन वगैरह न हो जाए कहीं, ठीक है ना, फिर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। डॉक्टर की बिना परमिशन है ना, आपको मेडिकल पर जाओगे तो पेनिसिलियम का इंजेक्शन भी नहीं देंगे, वो इतनी खतरनाक है एंटीबायोटिक है भाई साहब। ठीक है, तो ये जीवाणु पर काम करता है, वायरस पर काम नहीं करता, क्योंकि इसकी कोई भी अपनी जैव रासायनिक प्रणाली नहीं होती, ध्यान रखना। ये एंटीबायोटिक के संबंधित मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। और एंटीबायोटिक है ना, वो किससे बनती है? एंटीबायोटिक सबसे पहले कवक से बनाई गई थी। कवक व जीवाणु दोनों से बनती है, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक जीवाणु से भी बनती है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर, जीवाणु से सबसे पहले बनने वाली एंटीबायोटिक कौन सी थी? वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये जीवाणु से बनने वाली प्रथम एंटीबायोटिक थी। प्रथम एंटीबायोटिक किससे बनने वाली? जीवाणु से बनने वाली प्रथम एंटीबायोटिक थी, जिसको काम में लिया गया था, वो था स्ट्रेप्टोमाइसिन। अन्य एंटीबायोटिक के जो नाम है वो भी ध्यान में रखने हैं आपको। टेट्रासाइक्लिन कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो कक्षा 8 की बुक निकाल के देख लो, दूसरा चैप्टर एंटीबायोटिक दे रखा है, वहां टेट्रासाइक्लिन दे रखा है, पेनिसिलिन दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रखा है, एरिथोमाइसिन दे रखा है। ये क्या है? प्रमुख एंटीबायोटिक है, ध्यान रखना। और वायरस का अपना कोई जैव रासायनिक चक्कर नहीं होता ना, कोई प्रणाली नहीं होती इसकी, तो ध्यान रखना। ये कक्षा 9th की बुक के अंदर लिख रखा है कि वायरस जनित रोग होता है ना, उसकी जब हम औषधि बनाते हैं ना, उसकी दवाई बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, उसका टिक्का बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। समझना पड़ता है, इतना आसानी से समझ नहीं सकते वायरस को, ठीक है ना। एंटीबायोटिक होती है वो सामान्यतः ली जाती है, पर कोशिका पर ऐसा मानो कि वो जीवाणु को नष्ट कर देती है, परंतु अपने शरीर पर कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये केवल केवल किस पर काम करती है? मुख्यतः कोशिका भित्ति पर काम करती है, अपनी कोशिकाओं के अंदर भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है ना। चलो, तो ये एंटीबायोटिक के संबंधित मैंने आपको बता दी है मोटी मोटी बातें। केवल वायरस पर काम, बैक्टीरिया पर जैव रासायनिक प्रणाली को बंद कर देती है, वायरस पर ये कारगर साबित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें खोज के संबंधित कक्षा 8 की बुक है, किणवन की खोज। मैंने आपको बताया था किणवन की खोज, सबसे पहले मैंने आपको बताया था किणवन की खोज।
किण्वन की खोज के बाद में बताया था पास्त्रीकरण के बाद में मैंने आपको बताया था पास्त्रीकरण, किण्वन और रेबीज का टीका। रेबीज का टीका, इन तीनों की जो खोज की थी ना, वो की थी लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी। तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? किण्वन की खोज, पास्चरीकरण, रेबीज का टीका। ये पास्चरीकरण क्या होता है? पास्चरीकृत दूध क्या होता है, ये मेरा बताया हुआ है वहां पे। किण्वन क्या होता है? दारू बनती है किण्वन द्वारा। तो 1857 की क्रांति में दारू की आवश्यकता थी भाई साहब। 1857 की क्रांति में दारू बिना चलियो को नहीं। उसके बाद में फिर 1864 में, ठीक है ना, फिर रेबीज के टीके की खोज की थी 1885 में की थी। कह रहे 1885 में की थी। ये तीनों डेट याद कर लेना, क्योंकि आजकल डेट पूछा जाता है भाई साहब। रुडोल्फ विर्चो ने जो कोशिका, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो डेट पूछ ली थी। तो आजकल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो डेट पूछ रहा है एनसीईआरटी आधारित। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप डेटों को, ठीक है ना। 1857, 1864 और 1885। 1885 में रेबीज के टीके की खोज की थी। 1864 में पास्चुरीकरण की खोज की थी। 1857 में खोज की थी वो किण्वन की खोज की थी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में पेनिसिलिन की खोज की थी, वो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1929 में की थी। चेचक के टीके की खोज की थी, वो एडवर्ड जेनर ने की थी। जेनर नाम है, चेचक नाम है, एक जैसे से लग रहे हैं, ठीक है ना। कब की थी? ये 1796 में भी आता है और 1798 में भी आता है, ध्यान रखना। और चेचक मुक्त कब हुआ था भारत, ये ध्यान रखना। भारत चेचक मुक्त हुआ था ना, ये अगर आपने नहीं लिख रहा तो लिख लेना अपने नोट्सों के अंदर। चेचक है ना, चेचक से भारत मुक्त कब हुआ था? भारत हुआ था, वो हुआ था अप्रैल 1977 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और WHO के अनुसार पूरा विश्व है वो चेचक मुक्त कब हुआ था? 1980 में हुआ था, ठीक है। चेचक के साथ साथ आपको ये पूछ लिया जाए कि जो पोलियो मुक्त है भारत, कब हुआ था? पोलियो मुक्त, पोलियो मुक्त ये अभी पीछे ही हुआ था। कब हुआ था? 2014 के अंदर हुआ था भारत में, ठीक है ना। बेसिलस एंथ्रेसिस होता है ना, ये जीवाणु होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बेसिलस एंथ्रेसिस, इस जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ये जीवाणु होता है ना, वो एंथ्रेसिस नो एंथ्रेसस, ये रोग आपने सुना होगा, एंथ्रेसस रोग। एंथ्रेसस रोग होता है, उसके जो जीवाणु का नाम होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है ना। ये एंथ्रेसस रोग होता है, ये इसके सामान्यतः भेड़ के अंदर होता है, ये जीवाणु के अंदर होता है, वो जंतुओं के अंदर होता है, और जंतुओं से मानव के अंदर फैलता है ये रोग, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसे रोग जो जंतुओं से मानव के अंदर फैलते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज बोला जाता है वो रोग जो जंतुओं से या जीव जंतुओं से मानव के अंदर आते हैं ना, तो रोग बोलते हैं जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछा जाए कैसे कौन से रोग हैं सर, रेबीज रोग है वो कुत्ते के माध्यम से फैलता है। चेचक आता है, वो जो आता है प्लेग रोग आता है वो चूहों से आता है। बर्ड फ्लू आता है वो पक्षियों से आता है, ध्यान रखना। स्वाइन फ्लू हुआ, निपाह रोग हुआ जो चमगादड़ से आता है। कोरोना ले लो आप, और को छोड़ो। कोरोना, कोरोना रोग सबसे पहले फैला था चीन में फैला था, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? चमगादड़ से मानी जाती है, ध्यान रखना। तो ये रोग होते हैं वो जूनोटिक डिजीज आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से जूनोटिक डिजीज नहीं है, ठीक है ना। चलो तो उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन होएगा कंप्लीट, उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ध्यान रखना। सबसे पहले घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी से हैजा है वो फैल सकता है। मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज से मलेरिया होता है, मादा एडिस से डेंगू होता है, ठीक है ना। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो सही सुमेलित कौन सा है? इसमें कई बार बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है डेंगू और मलेरिया के अंदर। तो इसमें सही है वो केवल और केवल एक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आया था या नहीं आया था? चिकन फॉक्स, रूबेला, चिकन फॉक्स होता है वो किसको बोलते हैं? चिकन फॉक्स, स्मॉल फॉक्स। देखो, एक आपने पढ़ा था चेचक,
एक पढ़ा था आपने छोटी माता, ठीक है। इसको चेचक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्मॉल फॉक्स, स्मॉल फॉक्स। और इसको छोटी माता को बोलते हैं चिकन फॉक्स। चेचक उल्टा है, ध्यान रखना। छोटी माता है तो यहाँ पे स्मॉल नहीं आएगा, ध्यान रखना। छोटी माता है वो चिकन, चेचक, ठीक है ना। चेचक से याद रखो, चेचक। स्मॉल फॉक्स किसको बोलते हैं? चेचक को बोलते हैं। छोटी माता चिकन फॉक्स को बोलते हैं, ठीक है ना। चिकन, चिकन कौन खाता है? अभी छोटी माता खाती है चिकन, याद रखो ऐसे। चेचक स्मॉल फॉक्स वैसे ही याद रख लो, ये उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। छोटी माता का नाम होता है वो स्मॉल फॉक्स नहीं होता। चिकन फॉक्स छोटी माता को कहते हैं, चेचक को स्मॉल फॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, चेचक छोटी माता है, इसमें मैंने याद करवाया था, जुकाम भी याद करवाया था साथ में, राइनो वायरस। याद कैसे करवाया था? वेरियोला और वेरीसेला, वेरियोला और वेरीसेला, ये याद करवाए थे मैंने, ठीक है ना। कोई अंग्रेज था भाई साहब, बाहर से आया था, वेरियोला, ठीक है ना। ओलन लेके क्या करने लगे? वेरियोला, ठीक है ना। ओलन लेके सहलाने लग गयो, और फिर कहीं सियाना आदमी राय दी। राइनो वायरस, राइनो वायरस के जुकाम होती है, ध्यान रखना। वेरियोला वो चेचक, और वेरीसेला है वो छोटी माता का होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखना, चिकन फॉक्स, तो ये हो ही गया वेरीसेला, जोस्टर वायरस होता है, ठीक है। अब बात आता है मम्स, गलसुआ और रूबेला। रूबेला क्या है? रूबेला जो है वो किससे संबंधित है? वो जर्मन मिजलस है ना, जर्मन मिजलस के वायरस का नाम है रूबेला, ठीक है। अब आता है मम्स, गलसुआ। मम्स और गलसुआ में क्या आएगा? रूबुला आएगा, रूबुला। अब आप इंग्लिश वर्जन में देखोगे ना, तो यहाँ इंग्लिश वर्जन में केवल आपको रूबुला दे रखा है, दे रखा है। हिंदी में दोनों दे रखे हैं, तो हिंदी वाला सही नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। रूबुला दे रखा है। अब ये रूबुला क्या होता है? आप ये कहोगे सर गलसुआ का तो मम्स वायरस पढ़ा है हमने, ठीक है ना। गले में मिक्सी, अर्थोमिक्सो पैरामिक्सो, सर गलसुआ इन्फ्लुएंजा वो पढ़े हुए है, अर्थोमिक्सो पैरामिक्सो वो भी पढ़े हुए है, ठीक है। परंतु ये रूबुला कभी नहीं पढ़ा। रूबुला मैंने आपको बताया था बढ़िया तरीके से, मैंने आपको बताता हूँ। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया मैंने कहा था कि डिप्रेशन में अगर कोई छोरी आ जाए तो क्या करेगी? उसके बाद कुणे में जाके रोवेगी, ठीक है ना। कोरिनी बैक्टीरिया, कुणे में जाके रोवेगी। अब ये मैंने आपको बताया था, आपको कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन भी थर्ड ग्रेड के अंदर आया था, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। मैंने कहा था कुछ रोग होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक तो वायरस का नाम होता है या जीवाणु होता है, ठीक है ना। जीवाणु आपस में, जीवाणुओं का जो समूह होता है, वायरस का समूह होता है ना, वो आपस में मिलकर वंश बनाता है, जिन्स बोलते हैं जिसको, वंश बनाता है। बहुत सारे वंश का आपस में समूह होता है ना, वो होती है फैमिली। वो क्या होता है? कुल होता है, ध्यान रखना, फैमिली होती है, फैमिली होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो क्या होती है? फैमिली होती है। तो कई बार क्या होता है, कुछ रोगों में वायरस का नाम इंपॉर्टेंट रहता है, चर्चित रहता है। कुछ जो जो रोग होते हैं उसमें आपको वायरस का नाम नहीं देकर उसके वंश का नाम पूछ लेता है, कुछ में किसका पूछ लेता है? फैमिली का नाम। ये कब पूछता है? जब मिलता जुलता हो ना, तब पूछता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3 रोगों को मैंने आपको बताए थे। मैंने सबसे पहले आपको खसरा बताया था, खसरा के बाद में मैंने बताया था जर्मन खसरा और गलसुआ, गलसुआ, ये 3 रोगों के बताए थे मैंने, कि मैंने कहा था यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इन 3 रोगों के मैंने बताए थे। खसरा वैसे ऑप्शन से भी हो सकता है ये प्रश्न, कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इसके वायरस का नाम, फिर इसके वंश का नाम, और फिर इसके कुल का नाम, फिर इसके कुल का नाम। खसरा रोग, खसरा का वायरस का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, खसरे का वायरस का नाम क्या होता है? खसरा का क्या होता है? मिजलस होता है, मिजलस वायरस होता है खसरे का, ठीक है। जर्मन खसरा होता है ना, उसका होता है रूबेला, और गलसुआ होता है उसका होता है मम्स। ये वायरस के नाम है इनके, ठीक है। अब उसके वंश के नाम पूछे कि ये वायरस किस वंश के अंदर आता है। मिजलस वायरस आता है ना, खसरा आता है वो मोर बिल्ली, मोर बिल्ली, मोर और बिल्ली खसा खस होगी आपस में। मोर बिल्ली क्यों गिरे? खसा खस, याद करवाया मैं थाने। खसरा को मिजलस ही बोलते हैं, ठीक है ना।
खसरा का दूसरा नाम होता है रूबियोला। ये शब्द है कुछ, मैंने आपको कहा था रूबियोला। इजलस, मोरबिली। अब इसके जो कुल का नाम होता है वो होता है पेरामिक्सो। पेरामिक्सो। इसका होता है मेटोना, और इसका भी होता है पेरामिक्सो। ठीक है। अब इसका जर्मन खसरा का जो वंश का नाम होता है वो होता है रूबी। क्या होता है? रूबी होता है। और इसका जो गलसुआ का जो वंश का नाम होता है ना, गलसुआ का वंश का नाम होता है वो होता है रूला। ना? अब इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि इसमें ये मिजलस तो खसरा का नाम है, मिजलस इंपॉर्टेंट है। मोरबिल्ली से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको। जर्मन खसरा में रूबेला से पूछा जाएगा, आगे वाले भूल जाओ दोनों। गलसुआ में, गलसुआ को मम्स वो कहते हैं, तो मम्स से प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि पता है बच्चों को मम्स गलसुआ को बोलते हैं, तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न नहीं देगा। से दे सकता है, पेरामिक्सो से दे सकता है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने सामान्यतः आपको जब गलसुआ लिखाया था तो वहां मम्स या पेरामिक्सो लिखाया हुआ है। पेरामिक्सो कुल का नाम है, ध्यान रखना। गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, इन दोनों को एक साथ पढ़ाए थे मैंने, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा को। याद करो, मैंने कहा था कि गलसुआ, गल मारने आप पड़ोसी के घर गए, ठीक है ना, और पड़ोसी की मिक्सी खराब थी। मिक्सी खराब थी तो पड़ोसी ने कहा यार अर्थ वाले तार जोड़ दे, और मुझे पता है आप अर्थ वाले तार जोड़ने में माहिर हो, तो पेरामिक्सो, पेरामिक्सो और अर्थोमिक्सो। अर्थ तार जोड़िए या नहीं रहे, अर्थोमिक्सो। इन्फ्लुएंजा के जो वंश का नाम अर्थोमिक्सो है, गलसुए के वंश का नाम है पेरामिक्सो। और इन्फ्लुएंजा मैंने आपको बताया था, इसमें इन्फ्लुएंजा ए होता है ना, इन्फ्लुएंजा ए होता है। उसी के प्रकार होते हैं स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है एक, इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है ना, इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है। उनमें मैंने बताया था उस वायरस का प्रकार होता है प्रोटीन के आधार पर, H1N1, H5N1, ये होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए जो वायरस होता है ना, उसको भी दो वर्गों में बांट देते हैं, H1N1, H5N1। H1N1 से जो रोग होता है ना, इस इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं स्वाइन फ्लू। और H5N1 से होता है ना, उसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। क्या बोलते हैं इसको? बर्ड फ्लू बोलते हैं। तो ये प्रश्न आया था तो मैंने आपको बता दिया। सारी चीजें ट्रिक से याद करवाई मेरे, नो टेंशन, मजे से याद करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गाय में खुरपका और मुंह पका रोग। गाय के अंदर खुरपका मुंह पका रोग, नींबू का क्रैंकर रोग, गेहूं का रस्ट रोग, भिंडू का पीत, चीरा मोजेक रोग। सर ये कहाँ से दिए? कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा है, जाके देख लो, आपने नहीं दे रखा तो। ठीक है, एक बार डाउनलोड कर लो किताब, आपके पास नहीं है तो, वरना 8वीं क्लास की बुक है तो एनसीईआरटी खोलो, दूसरा नंबर चैप्टर नहीं दे रखा था, मैंने सोचा बना देते हैं यहाँ से प्रश्न। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, गाय का मुंह पका खुर पका ये आ जाता है कई बार गायों के अंदर। गाय के खुर और मुंह के अंदर क्या हो जाते हैं, और फाले से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जिससे गाय न तो चर पाती है, और दूध वगैरह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये इसके द्वारा होने वाले रोग हैं, वायरस जनित रोग है, ध्यान रखना। ठीक है। नींबू का क्रैंकर रोग, नींबू के अंदर आपने देखा होगा, आप नींबू बाजार से लेके आते हो, नींबू सामान्यतः पीले होते हैं, पर कई बार क्या होता है कि नींबुओं के अंदर ये क्रैंकर रोग आ जाता है ना, तो उससे नींबुओं के ऊपर है ना भूरे भूरे रंग के ऐसे मतलब खुरदरेदार है ना, खुरदरेदार इस टाइप से धब्बे से पड़ जाते हैं। ठीक है ना। उसी उसी को बोलते हैं नींबू का क्रैंकर रोग। ये किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा होता है, ध्यान रखना। गेहूं का रस्ट रोग, जब गेहूं उगती है ना उसके अंदर ये रोग होता है, कवक जनित होता है ये। इसके द्वारा होता है, फंक्स लगते हैं कवक जनित। गेहूं के नीचे वाले भाग में क्या हो जाते हैं, रेड रेड हो जाती है वो, गेहूं के रस्ट रोग बोलते हैं। भिंडी का पीत सीरा मोजेक रोग, ध्यान रखना। मोजेक क्या होता है? वायरस होता है। मोजेक क्या होता है? वायरस होता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये भी वायरस जनित रोग है, ये भी किस जनित रोग है? वायरस जनित। भिंडी का पीत सीरा रोग, इसमें भिंडी है ना, भिंडी, भिंडी के जो पौधा होता है ना, उसकी पत्तियां वगैरह, तना वगैरह क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, पीत पीला हो जाता है। ये भी वायरस जनित रोग है। तो इससे आप मिलान कर लो भाई साहब। 2 नंबर, 3 नंबर, 2, 3, 1 और 4। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सिप्लिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? सिप्लिस रंग से मैंने आपको बताया एसटीडी जनित रोग है, तो जननांग ही प्रभावित होंगे, इसे ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र आप जानते हो, इम्यूनिटी सिस्टम। अपने शरीर के अंदर क्या होता है कि बाहर से कोई भी रोगाणु वगैरह आते हैं ना, तो उससे लड़ने के लिए शरीर के अंदर एक तंत्र बना होता है, स्पेशली लड़ने के लिए एक तंत्र बना होता है, इम्यूनिटी पावर होती है। उस तंत्र को क्या कहते हैं?
प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर अलग अलग होते हैं भी, रक्त के अंदर भी होते हैं इम्यूनिटी पावर, अन्य भी बहुत सारे अंग होते हैं, ध्यान रखना। या हम रक्त के अंदर पढ़ेंगे ना, ब्लड के अंदर, वहां बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको प्रतिरक्षा तंत्र को पूरा, ठीक है ना। तो इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, मैंने आपको सामान्य कहा था कि एड्स रोग है, उससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। डेंगू रोग है, उससे प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन आ जाती है, ध्यान रखना। एड्स और डेंगू मुख्यतः दो रोग ऐसे हैं, एक निपाह है, निपाह है चमगादड़ से फैलता है, उसमें इन तीनों रोगों में प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। एक साथ लिखा रखे मैंने लास्ट में, चैप्टर की समरी है वो, आप ये समझो, ठीक है ना। लीवर कहाँ पे प्रभावित होता है आपको पता है, हिपेटाइटिस रोग होता है वहां लीवर प्रभावित होता है। सर मलेरिया में पहले लीवर प्रभावित होता है, फिर क्या प्रभावित होता है, आरबीसी प्रभावित होती है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र कौन किस में प्रभावित होता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये आपको बताया था, अपना पूरा नर्वस सिस्टम काम करने से रह जाता है। रेबीज रोग जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था रेबीज कुत्ते के काटने से पूरा नर्वस सिस्टम होता है ना, उस पर प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना, रेवडो वायरस, ठीक है ना। तो रेबीज रोग हुआ, टीटनस रोग होता है, उसमें पूरा शरीर जकड़ जाता है, ध्यान रखना, उसमें भी टीटनस हुआ, रेबीज हुआ, उससे अपना का पूरा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ध्यान रखना। कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग में भी ध्यान रखना, त्वचा भी प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है, सारी चीजें एक साथ लिखाई हुई हैं। गोनेरिया हुआ, सिफिलिस रोग हुआ, उसमें जननांग प्रभावित होते हैं। चलो भी, पायरिया रोग, पायरिया रोग, पायरिया रोग होता है, मसूड़ों में क्या आने लगता है, रक्त आने लग जाता है। पायरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है, पायरिया रोग सबसे पहले मुझे बताओ, काड़ू पानी में पायरिया रोग होता है, किसके द्वारा, सर प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। किसके जनित रोग होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ध्यान रखना, पायरिया रोग, ठीक है ना। एंट अमीबा जिंजेवेलिस, जिंजीवेलिस, है ना, ये एंट अमीबा जिंजेवेलिस या जेंजेवेलिस इंग्लिश में वर्ड होते हैं, कई बार किसी एनसीईआरटी के अंदर कुछ लिखा होता है, कभी कुछ भी लिखा होता है। एंट अमीबा जिंजेवेलिस होता है, ध्यान रखना, पायरिया रोग का प्रोटोजोआ का नाम। ट्राइकोमोनास किसका होता है, ट्राइकोमोनास मुझे बताओ, ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजाइनेसिस, ट्राइकोमोनास होता है ना, ये ल्यूकोरिया आपने पढ़ा होगा, ल्यूकोरिया, ठीक है ना। वेजाइनेसिस मतलब वेजाइना, ठीक है ना, इससे योनि है ना वो प्रभावित होती है, स्वेद द्रव ऐसा निकलता है, ल्यूकोरिया रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग है ये, ट्राइकोमोनास, ठीक है नहीं। के बाद में लिसा मोनिया डोनू बनी, डोनो बनी, मैंने कहा था मोनिया नाम की लड़की थी वो डोन बनी भाई साहब, ठीक है नहीं, ही काली एकदम, फिर ही डोन बनी, कालाजार रोग, कालाजार रोग के प्रोटोजोआ का नाम है, ध्यान ध्यान रखना है। टिप्नोसोमा गेम्बियसन, गेम्बियंस, टिप्नोसोमा गेम्बियंस, टिप्स देनी है भाई साहब गेम के लिए, गेम खेलने के लिए क्या देनी है, टिप्स देनी है, ठीक है नहीं भाई साहब, गेम खेलता खेलता बीच में सो मत जाना, ठीक है ना। निंद्रा रोग, निंद्रा रोग का क्या है ये, प्रोटोजोआ का नाम है, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, ध्यान रखना, कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है, पायरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, ट्रकोमा रोग होता है, ये प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमने वायरस जनित रोग की ट्रिक पढ़ी थी हमने, तो जल्दी से बता दो क्या थी। रेखा हमें हिट करके पोए से छोड़ गई साखज, साखज चीफ, रेखा जी और लगा दिए इसके आगे यार, रेखा जी, ठीक है ना। शुरुआत शुरुआत में तो जी लगाओगा, बाद में गड़बड़ होगी जो समझ में आओगी थारे, तो रेखा ने भी समझा देंगे आप। उसके बाद में जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग में मैंने होड़ लगाई थी कि पंडित का टीका यूं है चीगा, चीगा। उसके बाद में मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ, पोटेटो 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 लगाने, काड़ू की कहाँ लगा रहा है, पानी में, काड़ू पानी में देख रहा है गुरु जी, पोटेटो लगा रहे हो, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ, ये काड़ू पानी में ट्रिक किसकी है, प्रोटोजोआ की है, ठीक है ना। और उसके बाद में कवक जनित रोग की ट्रिक क्या है, सर कवक गंजा दामाद फ्रूट्स खाए, जो गंजो दामाद है वो फ्रूट्स खाने लग रही है,
उसके बाद में मैंने कर्मी जनित रोग की ट्रिक बताई थी, कर्मी जनित रोग की ट्रिक, और जो फेंटा फेंटा ये ट्रिक पढ़ी थी हमने, ये ट्रिक पढ़ी थी हमने सारी की सारी। वायरस जनित रोग की ट्रिक पढ़ी थी भाई साहब, रेखा नाम की लड़की थी, पहले तुम मुझे हिट किया और मैं बड़ो आदमी हो गया, हिट हो गयो गुरुजियो हैं, और आप तो पटवारण बन गई और मैं न्यू बेरोजगार बैठे हूँ, कोई बात को नहीं, अपन थर्ड ग्रेड में मास्टर बनना है, एक ने भी रेखा दिखा दी, तेरे हूँ ज्यादा पे ग्रेड है मेरो, पे ग्रेड है बावड़ी, ठीक है नहीं, 300 पे ग्रेड मिला है मैंने, थर्ड ग्रेड टीचर बन गया मैं, आ दिखानी है रेखा, एक रेखा की याद रखी, रेखा नाम की लड़की पहले तो गुरुजियो में घणो जी जी करियो, एक टाबरी कहानी जो जी जी करियो, अरे बाद में बड़ी मन के करियो हिट कर गई, पोछे छोड़ गई, आप आगे निकल गई, साखज कोई साखन कोई मित्र ने बता रहे है, कोई भी चीफ हो इन बता रहे मेरे साथ यह हुई घटना, ठीक है ना। और पंडित का टिक्का न्यू है सीगा, मैं किसा शर्त लगा ली, मैं पंडित को टिक्को नयो है, वो नयो नया वो सी मतलब वह है, मतलब गा के सुनाना, गाना गा के सुनाना पड़ेगा, तो लड़की थी वो बोली गाना गा के सुनाना पड़ेगा वैसा किसी लड़की को, पंडित का टिक्का नया हुआ तो ठीक है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पोटैटो लगा रहा है, कालू पानी में क्या कर रहा है गुरुजी, टमाटर टमाटर आलू उलू तो जानता होगा। गंजा दामाद फ्रूट्स खाए गुरुजी, गंजो दामाद है वो, मैं कहानी तो बताई था ने, माइक को माइक का जागो गंजो दामाद है, ठीक है, छोरी का माइक का जागे बैठी रह जो जम्मू कश्मीर गंज जागो, माइक का जाए बाद में पाछो आओ गुरुजी को नहीं, माइकोलॉजी ये कवक का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना, माइक्रोलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, रे से बोलो, रेबीज, खा से, खसरा, जी से, जिका वायरस, है से, हर्पिस, में से यहाँ कुछ नहीं है ध्यान रखना। मेनिंजाइटिस रोग होता है वो वायरस जनित भी होता है, जीवाणु जनित भी होता है, प्रोटोजोआ जनित भी होता है, कवक जनित भी होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस रोग अगर लिखो तो लिख लेना, वरना मेनिंजाइटिस ध्यान में रखना आप, मेनिंजाइटिस रोग सभी के द्वारा होता है, ठीक है ना। ई से हिपेटाइटिस रोग होता है, टे से कुछ नहीं है ध्यान रखना, करके से कुछ नहीं है, पो से पोलियो है, ए से एड्स है, चे से चेचक है, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, कै से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा, सा से सारस है, ख से खांसी जुकाम है, ची से ची से चिकनगुनिया, और ची फै से फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ठीक है, इतने रोग हैं। जी से जिका वायरस भी है, जापानी एन्सेफेलाइटिस भी, ठीक है। उसके बाद में आता है जीवाणु, जीवाणु मतलब पंडित, पै से प्लेग है, डी से डिप्थीरिया है, पै से प्लेग है, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक है, ठीक है ना। का से कुष्ठ रोग है, टी से टीटनस है, का से क्या है, का से कुष्ठ हो गया, एक क्या हो गया रे पंडित, का एक तो कुष्ठ हो गया, एक टी से टीटनस हो गया, का से इस का क्या अर्थ बताया था मैंने, कुष्ठ रोग, काली खांसी, न्यू से नुमोनिया, हे से एजा, सी से सिफिलिस, गा से गनोरिया, ये जीवाणु जनित रोग है ध्यान रखना। फूड पॉइजनिंग होती है वो भी जीवाणु द्वारा होती है, क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिज्म जीवाणु का नाम होता है, उसके द्वारा होती है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का से कालाजार है, यू से ल्यूकोरिया है, पा से पायरिया और पेचिस, नी से निंद्रा रोग, मे से मलेरिया, मे से मलेरिया को डायरेक्ट याद रखो, प्रोटोजनित रोग है। कवक, कैसे गंजापन, दा से दाद, दे से दम्मा, फू से एथेलिट फुट, खा से खाज खुजली, बस ठीक है। फेंटा, फेंटा, फेंटा में क्या होता है, अब का आता है फाइलेरिया, एक अर्थ होता है एस्केरियसिस, एक अर्थ नया का मतलब होता है नारू रोग, जिसको बाला रोग बोलते हैं ध्यान रखना, ठीक है, मतलब होता है टीनियसिस, एक का मतलब होता है एंटेरोयसिस, ठीक है ना। ये चलो भी, ये कर्मी जनित रोग की ट्रिक हो गई, तो ये रोग की ट्रिक होगी, मतलब एक नंबर यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, मोटा मोटी हमने संचरण के संबंध देख लिया, चलो ठीक है, और माध्यम किस माध्यम से फैलते हैं वो देख लिया, ठीक है ना, जीवाणु और कवक विषाणु जनित रोग की ट्रिक हमने देख ली, ठीक है, और मच्छर माखी से फैलने वाले वो हमने देख ही लिए मोटा मोटी, ठीक है। और अब जीवाणु साथ साथ पढ़ते ही आ रहे हैं, टिक्के वगैरह बनते हैं, वो भी आगे कोई प्रश्न आएगा ना टिक्के का, रे टिप्पिटी का टिक्का, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टीटनस। डिप्थीरिया पर्टूसिस मतलब कुकर खांसी को बोलते हैं ध्यान रखना, पर्टूसिस, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टीटनस, डिप्थीरिया पर्टूसिस कुकर खांसी है, काली खांसी को बोलते हैं पर्टूसिस, पर्टूसिस, ये तभी मैंने दिया है, बच्चे याद नहीं रखते, तब यहाँ पर कुकर खांसी दिया है, और टीटनस, टीटनस आएगा ध्यान रखना, यहाँ टिप भी मत कर देना, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टीटनस, ये डीपीटी की फुल फॉर्म है ध्यान।
टीके की बात करते हैं मोटा मोटी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं MMR का टीका। M का मतलब होता है मिजलस, M का मतलब होता है रूबेला, R का मतलब होता है मम्स। MMR का टीका 3 रोगों में लगता है। उसके बाद में DPT का टीका हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हमने BCG का टीका, BCG का टीका, बेसिलस एलिमेंट ग्यूरिन। BCG का टीका किस में लगता है? टीबी में लगता है, ध्यान रखना। और ये बेसिलस टीका होता है बच्चों के लगता है, 1 वर्ष का बच्चा होता है BCG का टीका लगा देते हैं। में क्या होता है, फिर टीबी होने की संभावना है ना, आप ये मानो लंबे समय तक प्रतिरक्षा तंत्र बनाए रखते हैं, ध्यान रखना। टीबी होने की संभावना लंबे समय 10-15 साल तक है ना, फिर टीबी नहीं होगी, ध्यान रखना। BCG का टीका लगा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में और कौन से टीके बच गए रहे, और बताओ? OPV ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, IPV पोलियो के संबंधित होती है। OPV की खोज किसने की थी? IPV ये क्या होता है? टीका होता है, ये दवा होती है, दवाई होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। मैंने कहा था टीका नाम छोटा है, सालक नाम छोटा है, टेबी नाम बड़ा है, दवाई नाम बड़ा है, ठीक है। ये मैंने याद करवा दिया। उसके बाद में हमने पढ़ा था MDT मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ये किससे संबंधित होती है? सर ये कुष्ठ रोग से संबंधित है, आपने बताया था कुष्ठ रोग से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद में एक डोट्स पत्ती और मुझे बता दो, डोट्स पत्ती किससे संबंधित है? सर टी आ रहा है यहाँ, टीबी से संबंधित है। किससे संबंधित है? डोट्स पत्ती टीबी से संबंधित है। मतलब अगर टीबी रोग होने से पहले BCG का टीका लगता है, अगर आपकी टीबी हो गई ना उसके बाद में BCG का टीका नहीं लगाते, उसके बाद में डोट्स पत्ती द्वारा इलाज करते हैं, औषधियां दी जाती हैं। डोट्स पत्ती की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बच्चों के लगते हैं BCG का टीका। चलो उसके बाद में देखो विडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है? विडाल परीक्षण, विडाल अब जांच के संबंधित आ गए, टिक्के सारे आ गए, अब जांच जांच बची है। कितने देर हो गई क्लास से? ठीक है। अब देखो विडाल परीक्षण किससे संबंधित है, विडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है? अब आगे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मोटा मोटी हमने पढ़ लिया है पहले ही, पूरा कंप्लीट कर लिया। विडाल परीक्षण, विडाल साल गुरुजी, आपने कहा था कि मुख्य 3 जांच याद रखनी है। एक तो एलिसा ध्यान रखनी है गुरुजी, एडस की होती है, ए से एडस, ए से एलिसा, काम कंप्लीट। एक मैं कहूँ विडाल परीक्षण ध्यान में रखना है, विडाल जांच वो ध्यान रखना है। विडाल जांच किसकी असर? विडाल साल टाइफाइड, टाइफाइड टाइफाइड में मैंने याद करवाया था, टाइफाइड टाइफाइड में मैंने याद करवाया था, टाई कहाँ पे जाके फटी रे? टाई फाटेगी साड़ के माँ, ठीक है ना, साड़ में पार्टी टाई के सागे सागे और के पार्टी को कुछ और आंत पाटेगी, तो ठीक है। टाइफाइड से याद रखो, साड़ में पार्टी टाई, आंत भी पाटी, टाई के सागे सागे आंत पाटेगी, विडाल साल, साल विडाल, टाइफाइड है टाइफाइड। टाइफाइड से याद रखो साल्मोनेला टाइफी, साल के अंदर पाटी, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु का नाम है, ध्यान रखना। और विडाल साल, ये विडाल इसकी क्या है? जांच है। और आंत इससे प्रभावित होने वाला अंग है दूषित जल और भोजन के माध्यम, ठीक है ना। टाइफाइड का टिक्का होता है TAB, टाइफाइड A और B का टिक्का होता है, ठीक है। इतना नहीं आता। विडाल परीक्षण है वो किससे संबंधित है? टाइफाइड के संबंधित। बस 3 ही बताइए मैंने, जांच याद कर लेना, यहाँ से आए। हैंसन रोग किसे कहते हैं? हाँ अब देखो, मैंने रोग एकदम, रोग का आपको ऐसा ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतना इतना टफ टॉपिक नहीं है रोग। मानव रोग आप बचपन से पढ़ के आए हो, अब आप कहोगे सर ये रोग पढ़ के आए हैं तो आपने रोग से शुरू क्यों किया? कि मानव रोग और पोषण तत्व, ये 2 टॉपिक पढ़ने के बाद में फिर हम मानव तंत्र से शुरू करेंगे या फिर कोशिकाएं उत्तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहां मजा आएंगे आपको पढ़ने में, वास्तव में जान डाल देंगे। और फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर तो कहना ही क्या है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा एक एक पॉइंट आपके। हैंसन रोग, हैंसन रोग इसको बोलते हैं सर, कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग की खोज किसने की थी? हैंसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया है हैंसन रोग, ठीक ना। लेप्रेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, लेप्री रोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है, हैंसन रोग का कारक कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री, इसलिए इसको लेप्री रोग या लेप्रेसी रोग भी बोला जाता है, ध्यान रखना।
विब्रियो कोलेरा होता है, किसका होता है सर, ये हेजा का होता है, हेजा का जीवाणु का नाम है। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होता है वो टिब्बी के जीवाणु का नाम है, ध्यान रखना, टिब्बू की जीवाणु का नाम। टिब्बी की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबर बेसिलस। माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है ना, वो टिब्बी के जीवाणु का नाम है। टाइक की कुछ है ही नहीं, टाइक की। काली खांसी का रोग कारक कौन से, काली खांसी पर्टूसिस, ठीक है ना, बोर्डेटेला, बोर्डेटेला पर्टूसिस, बोर्डेला रोग भी बोलते हैं काली खांसी को, पर्टूसिस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके जो नाम है वो है बोर्डेटेला पर्टूसिस, ये है। ट्रेपनोनेमा पेलिडम, ये ट्रेपनोनेमा पेलिडियम किसके, सिफिलिस रोग का है ये, सिफिलिस रोग का है, ठीक है ना। प्लेड करनी है भाई साहब, जननांग प्रभावित होता है सिफिलिस से, ठीक है ना, ठीक है ना। ट्रेपनोलेमा पेलिडम ये प्लेड के संबंधित है, ध्यान रखना। वो निंद्रा रोग था, उसमें क्या आएगा सर, वो गेम खेलेंगे, गेमियंस, गेम्बियंस आएगा वहां पे। ट्रिप्नोसोमा है वो है ट्रिप्नोसोमा गेम्बियंस, वो निंद्रा रोग के संबंधित है। ये ट्रिप्नोनेमा पेलिडम ये किससे, सिफिलिस रोग से संबंधित। तुलना करके याद रखोगे तो याद रहेगा। राइनो वायरस आपको पता है खांसी जुकाम होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस आपको पता है, इन्फ्लुएंजा रोग। निम्न में से सत्य कथन है, डेंगू में प्लेटलेट्स कम होती हैं, अवश्य डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम होती हैं, बहुत बढ़िया, मैंने आपको बताया है, डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन आ जाती हैं। प्लेटलेट्स अगर 10,000 12,000 के लगभग रहती है ना, तो व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना, उस समय रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान रखना। फिर कान से, नाक से, तनांग से रक्त है वो बाहर बहने लगता है। स्वाइन फ्लू H5N1 के कारण होता है, ना 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 ना, H1N1 के कारण होता है। पहला कथन सही है, केवल ये सही है, ध्यान। बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना। फूड पॉइजनिंग के लिए मतलब जहर बना देता है भोजन, उसके लिए जीवाणु होता है क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिज्म, ये होता है। इसके साथ साथ माइक्रोकोक्स होता है, वो भी भोजन को विष प्रदान करता है, मतलब विषैला बनाता है, ध्यान रखना। माइक्रोकोक्स व क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिज्म। बेसिलस सब टेलिस होता है ना, बेसिलस सब टेलिस होता है, ये तो लाभकारी जीवाणु होता है, ध्यान रखना। ये फसलों में पाया जाता है, लाभकारी होता है, बेसिलस सब टेटिस, ठीक है ना। ये पौधे की वृद्धि हो रही है, उस हार्मोन को उत्तेजित करता है, तो ये तो लाभकारी होता है। क्लोस्टेडी टाइलिकम ये भी क्या होता है, ये जो औद्योगिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर आप टाइलिक अम्ल, ब्यूटाइलिक अम्ल है, उसका निर्माण में सहायक होता है क्लोस्टेडियम तोलाई ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिक अम्ल का निर्माण में सहायक है ये बेसिलस सबटिलिस है, ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मुख्यतः माइक्रोकोक्स क्लोस्ट्रेडियम बोटुलिनम होता है, वो भोजन की विषाक्तता फूड पॉइजनिंग में महत्वपूर्ण निभाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। निम्न में से जीवाणु जनित रोग का समूह है, जीवाणु जनित रोग आपको पता है, कुष्ठ रोग है वो जीवाणु जनित है, टीबी है वो जीवाणु जनित रोग है, टीटनस, टीटनस है वो भी जीवाणु जनित है। पंडित का टीका, यहाँ पे देखो एड्स नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये एड्स आ गए, ये नहीं होगा, डायरेक्ट से काट सकते हो। पोलियो आ गया, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन से। अब टाइम नहीं लगेगा आगे क्वेश्चनों के अंदर, अब जटाएं जट कर देंगे। देखो कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग वो किसके द्वारा होता है, कुष्ठ रोग होता है, काली खांसी होती है वो बोर्डिटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला आगे और देखो बोर्डिटेला आगे, ये इंग्लिश वर्ड है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ऐसे ही परीक्षा के अंदर आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है ना। तपेदिक रोग टिब्बी है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कोलेरा हेजा है, ठीक है ना। कुष्ठ रोग को शिमला माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री से मिला दो बस। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीसीजी का टीका निम्न रोगों की रोकथाम हेतु लगाया जाता है, ध्यान रखना। बीसीजी का टीका है ना मुख्यतः किसमें लगाते हैं, टिप्पी में लगाते हैं, और कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग होता है उसमें भी सहायक होता है ये टीका, तो टीबी और कुष्ठ रोग यदि को। न्यूमोनिया रोग का रोगजनक होता है, ये एनसीईआरटी की कक्षा 12 की बुक से प्रश्न बनाया हुआ है, आप उठा के देख सकते हो, कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके देख सकते हो। न्यूमोनिया के दो रोग जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं, एक तो हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा या इन्फ्लुएंजी, और दूसरा है स्टेप्टोकोक्स न्यूमोनी। स्टेप्टोकोक्स न्यूमोनी होता है ना, स्टेप्टोकोक्स इस तरीके से आकृति होती है, ठीक है ना। न्यूमोनिया का स्टेप्टोकोक्स न्यूमोनी नहीं पूछता, ये हीमोफिल्स हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा पूछता है, ध्यान रखना। हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी,
ये भी जीवाणु का नाम है, दोनों जीवाणु सहायक है निमोनिया में, ध्यान। ठीक है, ये राइट है। ये दोनों जीवाणु दे रखे हैं, एग्जाम के अंदर भी प्रश्न आया, कक्षा 12 की बुक से प्रश्न आता है भाई साहब। निम्न में से दीर्घकालीन रोग कौन सा है? दीर्घकालीन रोग कौन सा है जो लंबे समय तक चलता है और जिसका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है? तपेदिक टीबी भी है और फाइलेरिया ये भी है। और भी जैसे कैंसर रोग हुआ वो भी है, मधुमेह डायबिटीज हुआ, लंबे समय दीर्घकालीन रोग, दोनों में से। पेप्टिक स्वरण, पेप्टिक स्वरण आपने सुना होगा भाई। पेप्टिक अल्सर आपने सुना है यार? अल्सर, एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में। एसिडिटी बढ़ने के कारण अपना अमाशय होता है और छोटी आंत का ग्रहणी भाग होता है ना, वहां क्या हो जाते हैं, वहां फाले होने लग जाते हैं। कब पेट में फाला हो गया तो वो होता है पेप्टिक अल्सर होता है, वो सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, ध्यान रखना, पेप्टिक अल्सर। ठीक है ना? पेप्टिक अल्सर किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु जीवाणु का नाम होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जीवाणु का नाम होता है, ध्यान। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, टिटनस का जीवाणु का नाम है, ध्यान रखना। साल्मोनेला टाइफाइड का है, राइनो वायरस है, ये जुकाम का है। तो हेलिकोबैक्टर ये वक्र आकार का होता है, ध्यान रखना, वक्र आकार का होता है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी होता है, वक्र आकार का होता है। इससे अमाशय और छोटी आंत का ग्रहणी भाग प्रभावित होता है। मुहांसे होते हैं ना, चेहरे पर मुहांसे होते हैं, उनके लिए क्या जिम्मेदार है? कक्षा 9th की बुक के अंदर दे रखे हैं दोनों के दोनों, ये प्रश्न और ये प्रश्न। हम बीमार क्यों होते हैं? अगर किसी के पास बुक पड़ी है तो उठा के देख लो। वहां से साल्मोनेला टाइफाइड का होता है। स्टेफाइलोकोक्स जीवाणु, स्टेफाइलोकोक्स जीवाणु होता है, उस मुहांसों का कारण होता है, ध्यान रखना। और भी कारण हो सकती है मुहांसों की, पर इसमें जीवाणु का नाम पूछा जाए ना, स्टेफाइलोकोक्स जीवाणु होता है, वो उसके कारण मुहांसे हो सकते हैं अगर जीवाणु जनित है तो। हेलिकोबैक्टर पायरोली है, पेप्टिक अल्सर है। ठीक है, उसके बाद में आता है एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद में फाइलेरियासिस, जिसको हाथी पांव रोग बोलते हैं, न्यूमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, मिलान करना है। हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजा आपको पता है न्यूमोनिया का है, ध्यान रखना। ठीक है ना? प्लाज्मोडियम होता है, वो किसका है? मलेरिया का है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का है। कुचेरिया ब्रेकोफटाई फाइलेरिया का है। आप मिलान कर लेना। मलेरिया का प्रोटोजो है, ध्यान रखना। मलेरिया के संबंधित भी कई बार पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है। वाहक मादा एनाफ्लीज होता है, ध्यान रखना। मच्छर के कारण फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। और ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ना, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है ना मित्रों, इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की जातियां होती हैं, 4 जातियां होती हैं। मलेरियाई, मलेरियाई होते हैं। ओवेल होता है, ध्यान रखना। कैल्सीफेरस होता है। वाइवेक्स होता है। ये 4 जातियां, ध्यान रखना। मलेरिया रोग कक्षा 12 की बुक के अंदर बहुत बढ़िया दे रखा है, इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान। मलेरिया रोग के संबंधित अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें ये पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा है। ठीक है ना? सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा है? तो फेल्सीफेरस मलेरिया होता है, वो सबसे घातक मलेरिया होता है। एलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। एलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। एलिग्नेंट, एलिग्नेंट मलेरिया। आरएस के अंदर पूछा हुआ है, अभी पीछे आरएस का एग्जाम हुआ था। निम्न में से मेलिग्नेंट मलेरिया कौन सा है? ये नाम दिए हुए थे फेल्सीफेरस। कक्षा 12 की बुक से उठाया गया प्रश्न था, ऐसा कैसा दे रखा है कक्षा 12 की बुक। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताओगे कि मलेरिया के लिए औषधि, औषधि कौन सी काम में लेती है। और मलेरिया के लिए आपको पता ही है कि कौन कौन सी औषधि काम में ली जाती है, वो भी बताओगे। प्रथम कृत्रिम औषधि का नाम भी बताओगे आप। बहुत इजी है, कितनी बार पढ़ ली। मलेरिया का जो मच्छर होता है, उसके लार्वा को रोकने के लिए कौन सी मछली छोड़ी जाती है जल के अंदर? गेम्बूसिया मछली छोड़ी जाती है सामान्यतः।
रोहू और कुंभेसिया मछली, रोहू छोड़ी जाती है और गेम्बूसिया। एक नारू रोग होता है ना, नारू रोग या बाला रोग होता है, नारू और बाला रोग होता है, वो रोग होता है। तो उसका जो कर्मी होता है उसको मारने के लिए कौन सी मछलियां छोड़ी जाती हैं? नारू रोग और बाला रोग का जो कर्मी होता है ना, उस कर्मी को खाने के लिए साइक्लोपस होता है ना, साइक्लोपस, तो इसका वाहक होता है, जल के अंदर रहता है, ठीक है ना। इनको जो खाने के लिए ना, वो बारबेली, बारबेली, बारबेली क्या छोड़ी जाती हैं? मछलियां छोड़ी जाती हैं। कक्षा 8 की आरबीएससी की जो किताब है ना, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, नारू बाला रोग। नारू बाला रोग वहां से लिखा है, आप नोट्सों के अंदर भी वहां से लिखा है, ठीक है ना। तो मलेरिया के संबंधित आ गया। अब आता है प्लाज्मोडियम, मानव शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, अलग अलग अवस्था होती है इसकी। कोई भी जीव होता है उस अलग अलग अवस्था होती है, पहले अंडा, अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क, ऐसे अलग अलग अवस्था होती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया का जो प्रोटोजोआ होता है ना, वो मच्छर की लार में आता है ना, तभी तो लार में आता है, तभी तभी तो अपने शरीर के अंदर आएगा। मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, वो कौन सी अवस्था में प्रवेश करता है? वो है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट अवस्था में क्या करता है? ये प्रवेश करता है प्लाज्मोडियम मनुष्य के अंदर, ध्यान रखना। और फिर ये प्रवेश करते ही सबसे पहले लीवर पर हमला करता है। सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण करता है? ये कर्त लीवर पर हमला करता है। लीवर में ये अपनी वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के बाद में फिर ये आरबीसी के अंदर जाता है, और आरबीसी को क्या कर देता है? फोड़ देता है। मलेरिया से यकृत, आरबीसी दोनों प्रभावित होती है। आरबीसी जैसे ही फूटती है तो विषैला पदार्थ निकलता है यहाँ से, हिमोजोइन। हिमोजोइन नाम का क्या निकलता है? विषैला पदार्थ निकलता है। इसी के कारण क्या आती है? अपने बुखार आती है, ठीक है ना। चलो तो भी वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, ध्यान रखना, औषधि। चलो तो इसके बाद में देखते हैं एमीबियासिस। एमीबियासिस को बोलते हैं सर, पेचिस को बोलते हैं, पेचिस को बोलते पेचिस को बोलते हैं। सामान्यतः इसको बोला जाता है ना, एमीबी डायरिया, या एमीबी, एमीबी अतिसार। अतिसार क्या होता है? आप ये देखोगे कक्षा 8 की जो बुक है ना, सूक्ष्म जीव लाभ, वहां तो जो अतिसार है ना, अतिसार, अतिसार का अर्थ होता है वैसे डायरिया। क्या होता है? अतिसार को अर्थ होता है डायरिया। इसको बोलते हैं दस्त लगना। क्या होता है? दस्त लगना। अब दस्त तो बहुत सारे लोगों में लगते हैं, हेजा में भी लगता है, ध्यान रखना। कक्षा 8 की बुक दे रखी है ना, एनसीईआरटी, उसके अंदर ध्यान रखना, अतिसार जो माना है ना, वो पेचिस का दूसरा नाम माना है। इसका दूसरा नाम माना है पेचिस का। परंतु इसके साथ, पेचिस के साथ ये एमी भी जरूर जुड़ा हुआ हो। एंट अमीबा स्टोल्टिका होता है ना इसका, पेचिस का, तो प्रोटोजोआ का नाम, ठीक है ना। तो पेचिस, आप ये याद रखना, अतिसार डायरिया, दस्त लगने को बोलते हैं, और सामान्यतः पेचिस को एमी भी अतिसार बोला जाए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग है ये। अब बताओ, ऐसे नाम देता है अगर डायरेक्ट में, अब ये ट्रिक के अंदर कहाँ लिख रखा है मैंने प्रोटोजोआ, एमीबिएसिस नहीं है ना, एमीबिएसिस भी आता है, एमीबियासिस भी आता है, ठीक है, एक ही बात है। चलो तो मानव में कर्मी से होने वाले रोगों की पहचान करो। दाद नहीं होते भाई साहब, एमीबियासिस ये प्रोटोजोआ जनित है, नहीं होता, ध्यान रखना। एस्केरियोसिस ये होता है, एलिफेंटिएसिस हाथी पांव रोग, और एस्केरियस ये रोग होता है, ठीक है ना। एमीबियासिस किसको बोलते हैं? पेचिस को। ये दाद होता है, कवक द्वारा होता है, दो ही होंगे इसमें, सी और डी। चलो भी जल्दी जल्दी देखते हैं। पोलियो रोग का प्रसार होता है, पोलियो रोग होता है वो जल और दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक बुक के अंदर ये लिख रखा है, ओल्ड आरबीएससी की कक्षा 8 की बुक के अंदर लिख रखा है, जल, भोजन व वायु, वायु के माध्यम से भी ये जो पोलियो वायरस है ना, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, परंतु कम संभावना होती है, ज्यादातर जल के माध्यम से फैल। और दूषित जल और दूषित भोजन दोनों ही हो जाएंगे, भोजन के अंदर जल होता है, कोई इश्यू नहीं है, वो दोनों साथ ही आएंगे।
मनुष्य में एन्सेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? क्यूलेक्स मच्छर, मैंने बताया था आपको। मलेरिया नियंत्रण हेतु गेम्बूसिया मछली और रोहू मछलियां छोड़ी जाती हैं, ध्यान रखना। टेटनस प्रोटोजोआ द्वारा रोग नहीं होता, टेटनस रोग होता है वो जीवाणु जनित होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। मैं भाई साहब स्टेडियम के अंदर खेल रहा था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है ना। तो स्टेडियम के अंदर खेल रहा था, मेरे चोट लग गई, मतलब टीटनस रोग हो गया। टीटनस, और मैंने बताया था रेबीज रोग कितना खतरनाक होता है, कितना बढ़िया तरीके से बताया, आपको पता ही है, ठीक है ना। पर्टुसिस से पीड़ित व्यक्ति हुप ध्वनि उत्पन्न करता है। पर्टुसिस होता है काली खांसी, इसमें व्यक्ति है ना हुप हुप आवाज निकलती है ऐसी, हुप हुप। इसको स्विंग कंफ बोला जाता है, स्विंग कंफ भी बोला जाता है इसको, पर्टुसिस को, काली खांसी को। हुप की आवाज आती है। सिट्टी की आवाज किसमें आती है? सर जो दम्मा होता है ना, दम्मा, अस्थमा होता है, उसमें सिट्टी की आवाज आती है, सिट्टी की आवाज आती है। ये भी दीर्घकालीन रोग है, आपको पता हो, दीर्घकालीन रोग लंबे, ठीक है, हो जाएगा। तो पहला कथन गलत है, दूसरा क्या है, सही है। एक कथन सही है, एक गलत है, लेकिन कथन भी क्या है, सही है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक खालिस्तान के उत्पादन है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक होता है वो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था किस किस से मिलता है। जीवाणु से भी बनती है ये, और कवक से भी बनती है, कवक और जीवाणु से। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होता है। ई कोलाई जीवाणु होता है वो ग्राम धनात्मक होता है, ग्राम ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, ये एक विधि होती है, जीवाणु को अभिरंजन करने की विधि होती है, जीवाणु को अभिरंजित करना। तो एक वैज्ञानिक था, उन्होंने जीवाणु को अभिरंजित किया, मतलब ये कोशिका भित्ति को अभिरंजित करता है, कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणुओं को बांटता है, ऐसा मानो, ठीक है। कोई वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नाम का था क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्राम अभिरंजन विधि, ठीक है ना। क्रिश्चियन जो ग्राम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जीवाणु लिए और जीवाणुओं को अभिरंजित किया, और उस जीवाणुओं का रंग बैंगनी हो गया ना, उसको नाम दिया गया पॉजिटिव ग्राम, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम धनात्मक। और कुछ का जो रंग है ना वो लाल व गुलाबी रहा ना, उसको नाम दिया उन्होंने ग्राम ऋणात्मक। इसको अभिरंजित किया, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को अभिरंजित किया। इसका मतलब है कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अलग टाइप की थी, कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति अलग टाइप की थी, तो उस ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक इस तरीके से डिवाइड कर दिया। ग्राम ऋणात्मक के अंदर मुख्यतः ई कोलाई आता है, ई कोलाई आता है, साल्मोनेला टाइफी के अंदर आता है। ग्राम धनात्मक के अंदर बेसिलस, जो लेक्टोबेसिलस है वो आता है इसके अंदर। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसके अंदर आता है, बहुत सारे जीवाणु हैं। ई कोलाई जीवाणु होता है वो इसे ग्राम धनात्मक है, ठीक है। अधिकांशतः रोगजनक जीव को अतिसार का कारण बनते हैं, वे संचारित होते हैं। अधिकांशतः रोगजनक जीव होते हैं जो अतिसार का कारण बनते हैं, अतिसार में दस्त लगने का कारण बनते हैं, वो सामान्यतः मल मौखिक द्वारा होते हैं, ध्यान रखना। जिसमें दस्त लगता है, आंत प्रभावित होते हैं, आपको पता है दस्त लगता है, मल और मुख द्वारा रोग होते हैं, ध्यान रखना। चलो अभी आगे बढ़ते। कौन सा जीवाणु से सुजाक रोग होता है? सुजाक रोग किसको बोलते हैं पता होना जरूरी है, ठीक है ना। गोनेरिया को बोलते हैं सुजाक रोग। अब गोनेरिया का पता है तो आपको पता ही है, इसेरिया गोनेरिया, ठीक है। अब इसको मिलान करना है, मिलान आप कर दोगे सर, वोचेरिया ब्रेकोफटाई, ब्रेकअप हो गयो सर, फाइलेरिया, ठीक ना। टिप्नोसोमा गेम्बियंस, ये टिप्स दी सर गेम खेलने के लिए, नींद मत ले, निदालू रोग, ठीक है। सर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सर प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग ला देंगे। सर लेप्सा अमोनिया डोन मणे गुर्जो काली, फिर डोन मणे काला जार रोग, ठीक है। चलो मिलान कर लिया आपने, चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव रोग का पूर्णतः उन्मूलन हुआ है? पूर्णतः मानव उन्मूलन हुआ है वो क्षय रोग का हुआ है, या कोविड-19 का हुआ है, या खसरा का हुआ है, या छोटी चेचक का हुआ है, ठीक है ना। ये चेचक होना चाहिए यहाँ पे, चेचक का तो हुआ है, चेचक का हुआ है। चेचक का कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ध्यान रखना। और WHO ने कब घोषित किया? 1980 में किया था, ठीक है। खसरा तो आपको पता ही है, ओरी को बोलते हैं, ओरी तो हो रही है वैसा। एड्स होने के कारण का चयन कीजिए। हाँ छोटी चेचक नहीं, चेचक कर लेना काट के।
एड्स संक्रमित रोग से लैंगिक संपर्क से हो सकता है, दूषित रक्त के आदान से, संक्रमित मां से संतान में हो सकता है, बिस्तर और कपड़े साझा करने से, ना ना गुजराम से को नहीं हुए, हाथ मिलाया को नहीं हुए, ठीक है नहीं, तो ऊपर वालों से होती है 3 ABC, ये नहीं है ABC, ये है। सभी प्राकृतिक रंध्रों से रक्तस्राव होता है, कंपी होना, ये सामान्यतः होता है ना, ये एंथ्रेक्स मैंने बताया था, बेसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स एंथ्रेसिस बोलते हैं, एंथ्रेक्स, ये जीवाणु जनित रोग है, बेसिलस एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस होता है ना, उस जीवाणु से होता है, ये एंथ्रेक्स रोग होता है, ध्यान रखना। ये एंथ्रेक्स रोग होता है सामान्यतः भेड़ के अंदर, मैंने आपको बताया था, भेड़ से मानव के अंदर भी आता है। इसमें होता क्या है, इसमें रक्तस्राव होने लग जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्तस्राव होने लगता है, कंपी होने लगती है, ठीक है। निम्न में से किस रोग का वैक्सीन द्वारा बचाव नहीं किया जा सकता? वैक्सीन, सक्करवी रोग सर वैक्सीन द्वारा थोड़ी होता है, सक्करवी विटामिन सी की कमी से होता है। हाँ गुरुजी, निम्न में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? ध्यान रखना, चमगादड़ के जूठे फलों से है ना निपाह वायरस फैलता है, चमगादड़ के जूठे फलों को खाने से। अचाएवी विषाणु की लक्ष्य कोशिकाएं कौन सी होती हैं? अचाएवी होती है वो लक्ष्य कोशिकाएं, मतलब उसका लक्ष्य कौन सी कोशिकाओं पे होता है? मैंने कहा था कि एचआईवी वायरस आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। एचआईवी वायरस पहले प्रवेश करेगा, डब्ल्यूबीसी के अंदर मैक्रोफेज कोशिका होंगी, मैक्रोफेज, ये मैक्रोफेज कौन सी होती हैं? मैक्रोफेज कोशिका होंगी। सबसे पहले आगे रक्षक यही होती हैं कि हम रक्षा करेंगे, सैनिक होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये एचआईवी वायरस मैक्रोफेज के अंदर जाएगा। ये मोनोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं उनका परिपक्व रूप होता है मैक्रोफेज, मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनती हैं। सबसे पहले एचआईवी वायरस मैक्रोफेज कोशिका के अंदर जाएगा। मैक्रोफेज कोशिका के अंदर ये आरएनए होता है, इसके अंदर आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा, ठीक है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं ना जिसको, आरएनए से डीएनए बनाएगा। अब डीएनए बन गया, अब कोशिका का डीएनए और ये डीएनए एक जैसा हो जाएगा। अब डीएनए आदेश देगा कि ऐसे डीएनए की कॉपी और बनाओ, ऐसे वो कोशिकाएं है ना, मैक्रोफेज की कोशिकाएं भी पता नहीं चलेगा उनको, मैक्रोफेज की कोशिका भी इस टाइप का डीएनए बनाना शुरू कर देगी। इसका मतलब वायरस क्या हो जाएगा? और अधिक हो जाएंगे। वायरस की संख्या जैसे ही ज्यादा होगी, फिर वो वायरस निकल के किस पर आक्रमण करेगा? लिम्फोसाइड होता है, लिम्फोसाइड में टी लिम्फोसाइड होता है, इसमें टी लिम्फोसाइड में टी हेल्पर होता है और टी किलर होता है। तो टी हेल्पर पर आक्रमण करता है, टी हेल्पर पर आक्रमण कर देता है। टी हेल्पर पर जैसे ही आक्रमण कर देता है, तो ध्यान रखना किलर जो हेल्पर होती है ना, टी जो किलर होती है, टी किलर का काम होता है वायरस आने वाले, बाहर से वायरस आने वालों को मारने का काम। परंतु भाई साहब टी हेल्पर और एक आपको पता है लिम्फोसाइड, पी लिम्फोसाइड, पी लिम्फोसाइड का काम क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना। परंतु ध्यान रखना टी हेल्पर है ना, ये बहुत खतरनाक वायरस होता है, ठीक है ना। ये टी हेल्पर है ना, उस पर आक्रमण करता है और इन दोनों को जगाने का काम करता है ना, वो टी हेल्पर करता है। टी हेल्पर टी किलर को कहता है भाई साहब बाहर से कुछ आया है, जागो जागो। परंतु आपको पता है कि ये जो एचआईवी इस पर आक्रमण कर देता है, तो ये इससे संकेत यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है वायरस का, एचआईवी वायरस। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? ध्यान रखना, मच्छर के द्वारा आपको पता है पीतजोर भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, डेंगू भी होता है, जापानी एन्सेफेलाइटिस, सारे ही होते हैं भी, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन को काट कर टेस्ट के अंदर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ इबोला लिखा हुआ है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत वैक्सीन द्वारा रोकथाम किए जाने वाला रोग है? इंद्रधनुष मिशन चलाया गया था 2014 के अंदर चलाया गया था, 25 दिसंबर 2014 के अंदर चलाया गया था। उसमें इसमें 7 टीके शामिल थे। अब कुल मिलाकर 12 टीके शामिल हैं, 7 टीके शामिल थे। उसमें आप याद रखोगे, देखो डीपीटी मैंने याद कर रखे हैं, डीपीटी, एक तो डीपीटी का टीका था, एक अच नाम का, अच मतलब ऐसा मानो मेरा ब्रोदर है कोई मासू, पीएमटी, वो पीएमटी की तैयारी करता था उस समय, पीएमटी की तैयारी करता था, ध्यान रखना। हाँ, मरण मरण उसके बाद में एम आर, मरण मरण जी, है ना। उसके बाद में मरण जी, मरण जी, या कोई कैसे भी याद कर लो यार, उसका क्यों मरण हुआ है। पर मैं आपको बताता हूँ, डीपीटी एच पीएमटी, और पीएमटी की तैयारी की भाई साहब, उसका मरण हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे आजकल डिप्रेशन में आते हैं आपको पता। तो आप मरण उसके आगे जी लगा दो, ये है, ठीक है। डी से यहाँ याद रखो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। पी से आपको पता है परटूसिस, परटूसिस,
टी का मतलब आपको पता है टीटनेस, एच का मतलब होता है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस बी, पी का मतलब यहाँ पे पोलियो, एम का मतलब यहाँ मम्स, टी का मतलब यहाँ पे वहां टिटनेस हो गया, यहाँ पे टीबी हो गया, ध्यान रखना। एम का अर्थ यहाँ मम्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मेनिंजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक है। उसके बाद में आर का मतलब एक तो रूबेला, एक रोटा वायरस होता है जिससे दस्त लगते हैं, रोटा वायरस, ये दो लगते हैं इसमें आर का मतलब, और एन का मतलब न्यूमोनिया, जी का मतलब होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस। इतने टीके शामिल है, रखना। तो इसमें डीपीटी का टीका शामिल हो जाएगा, हिपेटाइटिस बी का इंजेक्शन है वो भी शामिल है इसके अंदर। हीमोफिल्स, हीमोफिल्स क्या है अभी, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा किसका है, न्यूमोनिया का है, ध्यान रखना। डिप्लोकॉक्स न्यूमोनिया और हीमोफिल्स से जो हीमोफिल्स इन्फ्लू एनजी वो किसका है, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजी, ये न्यूमोनिया रोग का क्या है, जीवाणु का नाम है। उसके बाद में खसरा का लगता है जिसको मिजलस ही बोलते हैं खसरा को। इतने ए ऑप्शन सही है, ए बी सी और ई, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन है प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक के बारे में असत्य कथन है। प्रतिरक्षी एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो फैलाए वाले प्रतिजनी को मारते हैं, ध्यान रखना, प्रतिजनी को मारते हैं और उस पर विकसित नहीं होने देते, ये बात सही है, ठीक है। जीवाणु और विषाणु दोनों के लिए संक्रमण का उपचार नहीं, वायरस के लिए नहीं होता है, ये ध्यान रखना। एरिथोमाइसिन होता है, पेनिसिलियम और क्रोसिन प्रतिरक्षकों के उदाहरण है, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है। और इसमें ध्यान रखना ये क्रोसिन है ना, क्रोसिन, क्रोसिन, ये केवल दर्द निवारक होती है, ये एंटीबायोटिक नहीं होती, दर्द निवारक होती है, ये ऑप्शन भी गलत होगा, ध्यान रखना। दोनों सही है, एरिथोमाइसिन है, स्टेप्टोमाइसिन आ जाए, पेनिसिलिन आ जाए वो सही है, परंतु क्रोसिन है वो प्रतिरक्षी का उदाहरण है, ध्यान रखना। पेनिसिलियम जैसे प्रकार के प्रतिरक्षी जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रम को रोकते हैं, ये भी सही कथन है, आपको पता है। तो सही कौन सा नहीं है, 2 नंबर और 3 नंबर, 2 और 3 इज राइट आंसर होगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग की उदाहरण है, संक्रामक रोग कौन से हैं? आपको पता है चिकन फॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल फॉक्स आपको पता है, ठीक है। चिकन पॉक्स छोटी माता को कहते हैं, ठीक है। और कैंसर है वो संक्रामक रोग नहीं है, मधुमेह डायबिटीज संक्रामक रोग नहीं है, तपेदिक संक्रामक रोग है, हैजा भी क्या है, संक्रामक रोग। ए और सी और ई, ए सी ई ऑप्शन इज राइट होगा, प्रश्न को सही पढ़ा करो यहाँ। के बाद में देखो डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स की फुल फॉर्म मैंने बताई थी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। टी का मतलब यहाँ ट्रीटमेंट भी हो सकता है, थेरेपी भी हो सकता है, दोनों ही सही ध्यान रखना, ठीक है। एस का मतलब होता है शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, फुल फॉर्म। इसके बाद में आगे वाला प्रश्न है, एस्केरियासिस रोग का प्रसार होता है, आपको पता है पेट में लड़ पड़ना है, जल और दूषित भोजन के कारण होता है, ध्यान रखना। और मिट्टी वगैरह के माध्यम से भी फैल सकता है, मिट्टी वगैरह खाने से एस्केरियासिस रोग होता है, ध्यान। सूक्ष्म जीवों और उससे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए वायरस जनित रोग है, आपको पता है चिकन पॉक्स हुआ और हेपेटाइटिस ए है, वो किस जनित है, वायरस जनित है या नहीं है, सर वायरस जनित है, ठीक है। टाइफाइड खसरा जीवाणु जनित है, नहीं सर, खसरा मिजलस होता है वो जीवाणु जनित नहीं है, ये गलत है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ, यहाँ अतिसार का मतलब है पेचिश रोग से, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कक्षा 8 की बुक से प्रश्न बनाया हुआ है, वहां अतिसार प्रोटोजोआ जनित रोग लिख रखा है, आप सीधा लिख रखा है अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो वहां से ये प्रश्न बनाया हुआ है, आप उठा के देख सकते हो। मात्र और मात्र इतने रोगों की वहां चर्चा की गई है, तो ये भी राइट, ठीक है। 1 नंबर 3 नंबर से ये पूछा गया निम्न में से सही कथन है 1 और 3, ठीक। के बाद में आगे, निम्न में से कौन सा टीका निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखो एक तो होता है एक्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी होता है, एक क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी होता है। सक्रिय जो प्रतिरक्षा होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं पहले। इसको मैंने वैसे क्लास के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, फिर भी हम एक बार दोबारा समझ लेते हैं। बात करते हैं टीका की या प्रतिरक्षा की बात करते हैं, प्रतिरक्षा की बात करते हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। एक तो एक्टिव होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ये सेकेंडरी टीका बोल दे इसको,
सक्रिय टीका बोल दें या सक्रिय प्रतिरक्षा बोल दें, इसको तो बोल दें निष्क्रिय। ये रक्षा या रक्षा या टीका। ये देखो, अब सक्रिय टीका और निष्क्रिय टीके में अंतर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सक्रिय टीका आपको पता है कि अपना शरीर होता है, बाहर से कोई भी रोगाणु आता है, रोगाणु आता है तो अपने शरीर उस रोगाणु से क्या करता है, रक्षा करता है सर। तो खुद क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। क्या होता है अपना प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है शरीर के अंदर, प्रतिरक्षा तंत्र होता है जिसमें WBC। ठीक है, तो बाहर से कोई प्रवेश करता है ना, वो बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है ना, ये सामान्यतः रोग कारक होते हैं, ध्यान रखना, रोग कारक हो सकते हैं, कोई भी प्रोटीन भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, वो बाहर से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये जैसे ही प्रवेश करते हैं ना, तो अपना जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है ना, वो जाग जाता है। मतलब इसको छेड़ने का काम कौन करता है, एंटीजन करता है, बाहर से आता है तब। और जैसे ही ये जागता है वैसा प्रतिरक्षा तंत्र, तो ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनती है, फिर एंटीबॉडी बनती है। किसके विरुद्ध बनती है, इस एंटीजन के विरुद्ध बनती है, इसे लड़ने में मदद करती है। तो ये प्रोसेस होती है। अब ये एंटीबॉडी दो तरीके से बन सकती है। एक तो शरीर खुद एंटीबॉडी बना सकता है, एक बाहर से एंटीबॉडी प्रवेश करे शरीर के अंदर। ठीक है ना, सक्रिय टीके में क्या होता है कि बाहर से एंटीजन प्रवेश करवाया जाता है। एंटीजन का मतलब है बाहर से या तो मर्त रोगाणु प्रवेश कराया जाएगा, या फिर निष्क्रिय को निष्क्रिय करके या कम क्रियाशील करके रोगाणु या जीवाणु बाहर से प्रवेश करवाए, एंटीजन प्रवेश करवाए। जैसे ही प्रवेश कराया जाएगा, शरीर खुद क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। शरीर खुद क्या बना लेगा, ये शरीर खुद एंटीबॉडी बना लेगा। तो हम एंटीबॉडी बना लेता है शरीर। तो हम क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। तो हम अगर एंटीबॉडी बना लेता है, तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, लंबे समय तक क्या रहती है, बनी हुई रहती है। अब ये सक्रिय टीका होता है ना, लंबे समय तक काम करता है। ये क्या करता है, लंबे समय तक। ठीक है ना, ये एक बार लगाने के बाद में लंबे समय तक बीमारी नहीं होती है, लेकिन कई बीमारी ऐसी होती है जीवन काल ही नहीं होती। ठीक है, और निष्क्रिय टीका क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है ना, होने के बाद में तुरंत उसका इलाज करने के लिए शरीर में जब एंटीबॉडी बनती है ना, इसमें ऐसा मानो 7 से 14 दिन लगते हैं। और हमें अगर कोई रोग हो गया तो क्या करना पड़ेगा बेटे, तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा सर, तुरंत एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो तुरंत एंटीबॉडी नहीं बन सकती, इसलिए बाहर से ही एंटीबॉडी प्रवेश करवाई जाती है। एंटीबॉडी बाहर से क्या करवाई जाती है, शरीर में प्रवेश करवाई जाती है। तो बाहर से प्रवेश कराई जाती है, उस टीके को निष्क्रिय टीका बोलते हैं। और बाहर से प्रवेश करवाई गई एंटीबॉडी लंबे समय तक एक्टिव नहीं रहती, ध्यान रखना। तो ये कम समय के लिए रहता है, 2-3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक। सक्रिय टीका निष्क्रिय टीका आपके समझ में आ गया। मोटा मोटी आप इतना ही ध्यान रखो कि निष्क्रिय टीके में आपको दो एग्जाम्पल याद रखने, हैं आपको। ठीक है ना, एक तो रेबीज का टीका, और दूसरा आपको ध्यान रखना है ना, वो आपको ध्यान रखना है टीटनस का इंजेक्शन। टीटनस का कौन सा इंजेक्शन, टीटनस के भी दो तरीके के इंजेक्शन होते हैं। एक होता है इनएक्टिव टीटनस सीरम होता है, एंटी टीटनस सीरम, एंटी टीटनस सीरम होता है, ATS। एंटी टीटनस सीरम होता है ना, ये किससे प्राप्त होता है, ये घोड़े से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। घोड़े से ये सीरम प्राप्त किया जाता है, और फिर इसके कोई टीटनस वगैरह अगर कहीं लोहे वगैरह की लग जाती है ना, तो उसको भी इंजेक्शन, सामान्यतः ये इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये एक निष्क्रिय टीके का उदाहरण है, ध्यान रखना। ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है टीटनस का। कौन सा टीटनस का, ATS वाला। सामान्यतः ये लगता है, ये 5-6 महीने तक एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये एंटी टीटनस सीरम होता है, इसमें बाहर से एंटीबॉडी शरीर के अंदर प्रवेश करवाए। ठीक है, रेबीज वाला होता है, उसमें बाहर से एंटीबॉडी शरीर के अंदर क्या करवाई जाती है, प्रवेश करवाई जाती है। ठीक है, ये दो उदाहरण हो गए। अब सक्रिय टीका, इसको दो को छोड़कर जितने भी टीके हैं, सारे के सारे सक्रिय टीके हैं। बाहर से या तो मर्त जीवाणु को, रोगाणु को भेजा जाएगा, या फिर निष्क्रिय रोगाणु को भेजा जाएगा। इसके अलावा जितने भी हम टीके पढ़ के आए ना, वो सारे के सारे क्या हैं, आप ये मानो कि सक्रिय टीके। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये पूछूं कि रोग होने के बाद में क्या सक्रिय जो टीका लगता है या निष्क्रिय टीका लगता है।
रोग होने के बाद में। सर रोग होने के बाद में तो तुरंत एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, तो रोग होने के बाद में तो पैसिव इम्यूनिटी बाहर से देती है एंटीबॉडी। रोग होने से पहले कि रोग न हो जाए इसलिए सैकरी टीका लगाया जाता है, ध्यान रखना। इसमें कौन कौन से उदाहरण मैं बताता हूँ। डीपीटी का टीका लगता है, पहले एमएमआर का देख लेते हैं। एमएमआर का टीका, मिजलस, मम्स और रूबेला, ये 3 टीके लगते हैं एमएमआर का टीका, ये भी पहले ही लगता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लंबे समय तक एमएमआर का टीका सामान्यतः लग जाता है ना, उसके बाद में जीवन भर तक की लगभग संभावना होती है कि वो एमएमआर से जो जितने भी जो रोग होते हैं ना, मिजलस हुआ, मम्स हुआ और रूबेला हुआ, ये दोबारा वायरस से संक्रमित नहीं हो। उसके बाद में आता है डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्टुसिस टीटनस। इसमें हो सकता है, परंतु ये 5 से 10 साल तक क्या होता है, ये एक्टिव होता है, ध्यान रखना। अगर डीपीटी का इंजेक्शन अगर पहले किसका लग गया ना, तो उसको ऐसा मानो 5 से 10 वर्ष तक दोबारा रोग न होने की संभावना रहती है। मतलब ये लंबे समय तक, मतलब सालों में, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जीवन भर। उसके बाद में हम पढ़ के आए हैं आईपीवी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये दोनों को दोनों सैक्रिया टीके हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में पढ़ के आए हैं एमएमआर, डीपीटी का टीका, आईपीवी, ओपीवी, और इसके अलावा और कौन सी, एक बीसीजी का टीका, बेसिलस कैलिमेंट ग्यूरिन। ठीक है ना, ये बीसीजी का टीका होता है, ये टीबी में लगता है, पर ध्यान रखना ये बच्चों के लगता है ये बीसीजी का इंजेक्शन। ठीक है ना, बच्चे टीबी, 1 वर्ष के बच्चे के लग जाता है बीसीजी का, उसके ऐसा मानो 5 से 10 वर्ष तक टीबी नहीं होगा, ध्यान रखना है। टीबी होने के बाद में बीसीजी का टीका नहीं लगता, टीबी होने के बाद में बाहर से एंटीबॉडी दी जाएंगी, ध्यान रखना। बाहर से एंटीबॉडी में आपको पता है जीवाणु जनित रोग होता है, क्या दिया जाएगा, फिर एंटीबायोटिक दवाई दी जाएंगी, ध्यान रखना, जीवाणु को रोकने के लिए। टीबी होने के बाद में एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है, बीसीजी का इंजेक्शन ये पहले लगता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जिससे सुरक्षा हो सके। उसके अलावा और कौन सा है, एक टाइफाइड है, ध्यान रखना, टाइफाइड, टाइफाइड का इंजेक्शन है। टाइफाइड के टीके की बात करते हैं, वो सैकरी टीका है। टाइफाइड में निष्क्रिय, टाइफाइड को निष्क्रिय करके शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। हालांकि टाइफाइड का जो साल्मोनेला टाइप है ना, उसको एकदम निष्क्रिय करके, मर्द करके ना, फिर शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, उससे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है कि बाहर से कोई ना कोई आया है। ठीक है ना, तो टाइफाइड के टीके की बात करते हैं तो सैकरी टीका है। आपने नोट्सों के अंदर यहाँ लिख रखा है तो उसको काट लेना, निष्क्रिय टीका नहीं है, वो सैकरी टीका है। बस वो निष्क्रिय जीवाणु होता है, उसमें मर्द जीवाणु होता है और वो इसके अंदर भेजा जाता है, परंतु शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है। अब बात करते हैं सर टाइफाइड। फिर टाइफाइड का टीका लगने के बाद में ध्यान रखना, 3 वर्ष या से 5 वर्ष तक टाइफाइड नहीं होगी उसकी। ठीक है ना, पोलियो का लगने के बाद में उम्र भर पोलियो नहीं होगा, ध्यान रखना। अलग अलग इसकी अवधि होती है सभी। ठीक है, और ध्यान रखना टीटनस हो जाता है ना, होने के बाद में टीटनस का, टाइफाइड का टीका होने के बाद में क्या होता है, कोई एंटीबायोटिक है, गोलियां हैं वो दी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सामान्यतः सैकरी टीका, निष्क्रिय टीका में समझ में आ गया। 2 टीके याद रखो टीटनस में। चलो एक जो इम्पोर्टेंट है वो एक डीपीटी के संबंधित आपका प्रश्न आएगा सर, डी, पी और टी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टीटनस। यहाँ टी आ रहा है सर। टीटनस के 2 टीके होते हैं, सामान्यतः मैंने बता दिया, एटीएस लगता है हमारे, एंटी टीटनस सीरम। एक और होता है, ध्यान रखना, एक टीटी का टीका होता है, टीटी। टी का अर्थ होता है टीटनस, टी का अर्थ होता है टीटनस टॉक्सोइड, टीटनस टॉक्सोइड की फुल फॉर्म है। टीटनस टॉक्सोइड अगर आपको पूछ लिया जाए ना, इस इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, इसके अंदर क्या होता है, टॉक्सोइड। आपको पता है टॉक्सिन क्या होता है सर, टॉक्सिन से ये जो टीटनस का जो जीवाणु है ना, टीटनस का जो जीवाणु है, उसका विष निकाल कर उन्होंने एक्टिव करके शरीर में नुकसान नहीं पहुंचाए, वो शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, ध्यान रखना। वो शरीर के अंदर प्रवेश करवाएंगे तो एंटीबॉडी बन जाएगा। अगर ये टिट्टी का टीका आपने लगा लिया ना मित्रों, तो ऐसा मानो कि 10 साल तक है ना, 8 से 10 साल तक आपके टीटनस रोग। ठीक है ना, कुछ इसमें 5 साल बताते हैं, 5 से 10 साल, पर सामान्यतः यही लगता है, ध्यान रखना, एटीएस लगता है 6 महीना बाद। अगर आपको आपको आपने पूछ लिया डॉक्टर से, क्या मेरे जो आपने जो लगाया है वो टिट्टी का टीका लगाया है या एटीएस लगाया है, सीरम लगाई है आपने, ठीक है ना, घोड़े वाली सीरम लगाई है आपकी, तो ये ध्यान रखना टीटनस टोक, आपको ये कहते हैं टोक्सोइड, टीटनस टोक्सोइड अगर आपको बोल दे कि ये हमने लगाया, तो ऐसा मानो 5 वर्ष तक आपके फिर क्या नहीं होगा, टीटनस। ठीक है, सामान्यतः मैंने आपको बता दिए हैं सारे के सारे। ये जो इसमें टी है ना, टी, इसमें यही लगता है, इसमें यही होता है, टीटनस टोक्सोइड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, सेक के अंदर आता है। तो इसमें निष्क्रिय टीके की बात करते हैं तो एटीएस है।
पोलियो हुआ, डीपीटी हुआ, ये कौन क्रिया प्रतिरक्षा होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया। उसके बाद में प्रतिरक्षा तंत्र का कौन सा घटक जन्मजात प्रतिरक्षा से संबंधित है? जन्मजात प्रतिरक्षा से कौन है? जन्मजात प्रतिरक्षा जो जन्म के समय बच्चा जन्म ले उस समय शरीर के अंदर क्या है, इम्यूनिटी को ध्यान रखना। बात करते हैं लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, एंटीबॉडी। ध्यान रखना एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइड करती है, पर लिम्फोसाइड होती है बच्चा जन्म लेता है उसमें लिम्फोसाइड नहीं होती, बाहर से जब एंटीजन प्रवेश करता है ना तब लिम्फोसाइड बनती है। ध्यान रखना। तो न्यूट्रोफिल्स होती है जन्म के समय बच्चे के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ एक मोनोसाइट होती है। ध्यान रखना, मोनोसाइट, मोनोसाइट होती है। मोनोसाइट का जो रूप होता है ना मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। तो ये क्या होते हैं, ये जन्मजात क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं। इसको मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बड़ रक्त टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां पे जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षी के बारे में बहुत बढ़िया पढ़ेंगे। कक्षा 12 की बुक के अंदर देखोगे मानव रोग के अंदर ये दे रखा है, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर नहीं लिखाया। जहां हम रक्त पढ़ेंगे ना वहां बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आईजी आपने सुना होगा, ये एंटीबॉडी होती है ना, इम्यूनोग्लोबिन होती है आईजी की, ठीक है ना। तो इसमें आईजी के प्रकार होते हैं, आईजी के गैम प्रकार होते हैं, GAME, ये प्रकार होते हैं। IgG भी होता है, IgA भी होता है, IgM भी होता है, और IgE भी होता है, और IgD भी होता है। गैम से याद रख सकते हो, गैम्ड, ये लगा देना है, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है, ध्यान रखना। इसमें जो बात करते हैं माता से जो प्राप्त होती है ना, IgA होती है, और IgG होती है ना, ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये अपरा या प्लेसेंट आपने नाम सुना होगा, उसको पार कर कर माँ से भ्रूण तक पहुंचने की क्षमता रखती है ये एंटी। सबसे पहले निर्माण होता है IgM का निर्माण होता है। इसमें मुख्यतः जो दो होते हैं, एक तो माता का दूध। मुझे बताओ, माँ का दूध पियोगे तो ऐसा थोड़ी है 5 वर्ष तक बीमार नहीं होगी। बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए कि उसके रोग नहीं लगे। पिलाते नहीं पिलाते? हाँ, ये भी एक तरीके से क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो पता है आपको, बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है, इसके लिए इंजेक्शन नहीं होगा। आईजी आपको जो जी पूछ लिया जाए अपराध द्वारा माँ से जाती है, वो भी क्या होती है, एक तरीके से निष्क्रिय टीका है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का कारण है दोनों के दोनों, IgA और IgG। इसके बाद में प्रतिरक्षा के बारे में और बेहतर तरीके से हम जब रक्त टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे। यहाँ पे देखो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, ये जो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी क्या है, इन ट्रिप्नोसोमा आपने नाम पहले भी सुना होगा, परंतु ट्रिप्नोसोमा क्रूजी है ना, क्रूजी ये क्या है, ये एक प्रोटोजोआ का नाम है। किसका नाम है? प्रोटोजोआ का नाम है, ध्यान रखना। इस प्रोटोजोआ से सेग्स रोग होता है, ध्यान रखना। सेग्स या चागास बोलते हैं जिसको। ये अपने भारत के अंदर नहीं है, प्रश्न नहीं आएगा, पर ये आया हुआ प्रश्न है तो मैंने दे दिया। ये चागास रोग या सेग्स रोग होता है, ये तो अमेरिका वगैरह में वहां पे मिलता है, हमारे यहाँ। तो अभी मोटा मोटी हमने सारे क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, और जो विद्यार्थी ने अब से बढ़िया तरीके से सीरियस तरीके से तैयारी कर दी है वो ही सिलेक्शन निकालेगा, ध्यान रखना। और इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया और ये क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हो गया होगा। अब आप ध्यान रखना कि 5-7 दिन बाद में इस टॉपिक को एक बार पुनः रिवीजन करना है आपको। हमने देखो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा है, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, रोग जनित रोग, ठीक है ना। अनुवांशिक रोग पढ़े, अनुवांशिक रोग के प्रश्न नहीं दिए, थर्ड ग्रेड के अंदर अनुवांशिक रोग है, परंतु मैंने करवा दिया है आपको। टेस्ट ओनली जो आपके एग्जाम के ओरिएंट है उसी टाइप का मैंने पेपर बनाया है। ये आपने क्लास ले ली ना तो ऐसा मानो कि पूरा का पूरा हमने टॉपिक को कवर कर लिया है, ध्यान रखना। और जो विद्यार्थी सीरियस तैयारी लगा हुआ है ना, कोई फाइनल निकालेगा, ध्यान रखना। तो ये इंतजार कर रहा है ना वैकेंसी आएगी सर, वैकेंसी आएगी तब तैयारी शुरू करें। अब अगर धीरे धीरे आप क्लास ले रहे हो ना, एक क्लास ले रहे हो या 1 घंटे भी विज्ञान पढ़ रहे हो ना, बढ़िया, एक घंटे पढ़ रहे हो तो इतना लोड नहीं पड़ेगा। टाइम क्या होगा, माहौल बनने के बाद में बच्चों को आ जाता है, अब से ही धीरे धीरे तैयारी ऐसा मानो कि बढ़िया तैयारी हो जाएगी। जब वैकेंसी आए, लोग जब तैयारी करने लगे ना, तब आपका तो आप सीरियस कोई टेस्ट सीरीज तब बच्चे सिलेक्शन निकालते हैं। तैयारी को ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं जो पोषक तत्व के संबंधित देंगे, वो भी इसी तरीके से बहुत तरीके से कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।